अस्सलाम वालेकुम। सुबह से आगे में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ सईद और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। और आज के प्रोग्राम का आगाज़ भी करते हैं एक काम की बात से। और ये जो वीकेंड होता है ना, इस वीकेंड ने बहुत कुछ सिखाया। देखिए, वीकेंड भी अल्लाह ने कमाल ही चीज़ बनाई है। वाकई सही बात है, बिल्कुल। खैर ये और जो वो मतलब वो भी कुछ इस दुनिया में बदनसीब लोग हैं जिनका के हफ्ते को छुट्टी नहीं होती, सिर्फ इतवार को बहुत सारे लोग इतवार को भी काम कर रहे होते हैं। वो जो सिलसिला है कि जिसकी एक ही दिन हफ्ते में छुट्टी है, तो वो उन बेचारों का भी अल्लाह ही हाफिज़ है। लेकिन बहरहाल एहसास है हमें। मैं वीकेंड के हवाले से बात नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस वीकेंड पर मैंने क्या सीखा, तो वो आपको बताता हूँ। तो हर वीकेंड पे सीखा करें ना, कभी कुछ काम भी कर लिया इस वीकेंड पर जो है ना, वो सीख कर अपने आप को तब्दील भी कर लिया और हिल भी गया। अच्छा। और हिल गया ज़रा, वाकई सीख कर हिल गया। होता क्या है कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हासिल करना चाहते हैं, बहुत सारे हमारे जो हैं वो टारगेट्स होते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास ये हो, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। लेकिन जब वो नहीं होता है वो मामला, तो हम ज़रा परेशान होते हैं, थोड़े नाशुक्रे भी हो जाते हैं। हम थोड़ा शिकवा भी करना शुरू करते हैं कि यार मैं ये चाह रहा हूँ मगर ये नहीं हो रहा है, और ये क्यों नहीं हो रहा है। मैं तो इसके लिए मेहनत भी कर रहा हूँ, मैं तो इसके लिए दुआ भी कर रहा हूँ, मैं तो हर चीज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं हो रहा। और ये कितनी गलत बात है, और मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। भाई सबको तो सब चीज़ें सबके साथ बड़ी अच्छी चीज़ें हो रही, मैं जो चाह रहा हूँ वो मुझे मिल ही नहीं रहा। सही है। तो ये हमारे साथ ज़िंदगी में अक्सर ये मामला होता है। इस वीकेंड पर मैं 2 ऐसे लोगों से मेरी कम्युनिकेशन हुई। जब मैंने उन लोगों से बात की और उन लोगों के मसाइल मेरे सामने आए, जो कि उनकी प्रोफेशनल लाइफ के भी थे, जो उनकी फैमिली लाइफ के भी थे, जो उनके करियर के भी थे, जो उनके फाइनेंसिस के भी थे। और 2 लोगों से जब मैंने यके बाद दीगरे बात की, तो मैंने भी अपने कुछ टारगेट बनाए हुए थे, जिसके ऊपर मेरी भी सूरत हाल यही हुई थी कि भाई ऐसा क्यों नहीं हो रहा, मैं ये क्यों मतलब कोशिश कर रहा हूँ और मामलात हो नहीं रहे। तो मुझे लगा कि मैं तो वाकई बहुत सारे लोगों से बहुत बेहतर हूँ। और फिर मैंने अपने आप को, वो जो एक होता है ना कि अपना करेक्टिव मेजर, कि नहीं हेलो वैसा आप ज़रा ज़्यादा जज्बाती हो रहे थे, आपको अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। आप ज़रा देखें कि दूसरों की ज़िंदगी में क्या हालात है, और उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी पे नज़र डालें, तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि आपके पास शुक्र करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। देखिए, आपको एहसास होता है कि आपका सिर्फ नॉर्मल होना, मैं तो हमेशा ये बात, इसमें तो मेरा एक ऐसा फेथ है कि जो डगमगा नहीं सकता। आपका अगर कभी नाखून जो है ना, हम नाखून काटते हैं, ज़ाहिर नेल बाइटिंग कुछ लोग करते हैं तो उनको काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ लोग नेल कटर से काटते हैं। अगर वो नेल कटर से कटा हुआ नाखून, या आप दांतों से भी काटते हैं, तो उसको जरा ज्यादा खींच दें और हल्का सा वो दुख जाए, आप सिर्फ खाना नहीं खा सकेंगे उससे, बिल्कुल उस हाथ से। ऐसा ही है। तो आपकी जिंदगी में कितनी छोटी छोटी चीजें अगर ठीक हैं तो वो भी बड़ी नेमत है, और उसका सबसे ज़्यादा मतलब शुक्र ही अदा करना चाहिए कि आप जो हैं जिस हाल में, आप देखें कि लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है, बिल्कुल, और आप उनसे कितने बेहतर हाल में हैं, तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि वाकई जिस मालिक ने आपको ये सब कुछ दिया है उसका शुक्र अदा करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस ये वीकेंड पर मेरे लिए एक वेकअप कॉल थी। वीकेंड वेकअप कॉल जिसको कहते हैं ना, ये वो थी। सही है। तो ये वेकअप कॉल हर एक की ज़िंदगी में आनी चाहिए। आई होप कि आप लोग भी सारे वेकअप हो गए होंगे अभी, और हमें देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, और बताइए आज के प्रोग्राम में क्या है, फिर उससे वेकअप हो गए होंगे आप। आज के प्रोग्राम में बहुत कुछ है। सबसे अच्छे जो बहुत ही खास गेस्ट जो हैं उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं जी, टोक्यो पैरालंपिक्स में जिन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं, वर्ल्ड बीच रेसलिंग के चैंपियन निकले हैं। मतलब ये वो तमाम लोग हैं जो पाकिस्तान का फख्र है। और वो सभी जमा हो जाएंगे आज हमारा यहाँ पे मेला लगने लगा है जी स्पोर्ट्स का। बिल्कुल जबरदस्त, बेहतरीन। उसके अलावा जरा सियासत पर बात कर लेंगे, क्योंकि बलदियाती इंतखाबात हो गए के इलेक्शंस हुए, और कंटोनमेंट बोर्ड में। तो मैं तो सोच रहा था कल कि काश पूरा पाकिस्तान कंटोनमेंट होता, तो क्या होता। आज पूरे पाकिस्तान में बलदियाती निज़ाम हो चुका होता, राइज हो चुका होता, पूरे मुल्क में हो रहे होते इलेक्शन। ऐसा ही है, वरना कहाँ, वरना फिर आप देखते हैं अगले साल होता है नहीं होता, क्या होता है, ये सिलसिला देखना। अगर हम पूरा मुल्क ऐसा होता तो फिर सारे मुल्क में हो चुके होते, लेकिन फिर तो छावनी होती, कितनी अच्छी नहीं बनी हुई होती है, वो साफ सुथरी बनी हुई होती है, ऑन द डॉट होती है। तो बस फिर हम तो चाहते हैं कि हर चीज़ साफ सुथरी हो, अच्छी हो, भाई सिंपल। बहरहाल तो उस पर भी बात कर लेंगे। फिर जो सहाफ़ी हज़रात एहतजाज कर रहे हैं, फिर उसके अलावा कश्मीर के हवाले से इंडियन जो एट्रोसिटीज़ हैं उनका डॉजियर जारी कर दिया है हुकूमत ने। बड़े सारे सियासी मामलात हैं, बिल्कुल बड़ा गर्मा गर्म रहा है, उस पर बात करेंगे। फिर क्या करना है हमें, फिर हमें आपसे आपकी मुलाकात करानी है एक और बड़े खास मेहमान से, जो कि कीबोर्ड प्लेयर हैं। लेकिन उस कीबोर्ड प्लेयर की खास बात क्या है, ये आप हमारा प्रोग्राम देखेंगे तो आप जानेंगे, हैरान रह जाएंगे आप।
एक तो आपकी उससे मुलाकात करानी है। उनके साथ हमने दावत दी है एक और पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले शख्स हैं जो कि बरतानिया में होते हैं और बरतानिया में उन्होंने पाकिस्तान का बड़ा नाम रोशन किया। स्टैंड अप कॉमेडियन है और हंसी मजाक करके चुटकुले छोड़ के जुगते लगा के लोगों को हंसाते हैं, लोगों का दिन अच्छा करते हैं, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट। कॉमेडी का डोज भी है आज हमारे, कॉमेडी का डोज भी है जी। वाह जी जबरदस्त, बेहतरीन। जुगते लगनी है और जुगते लगनी है। मैं उन्हें पहले ही मना कर दूंगा कि देखो भाई जुगते लगाना जो है ना वो बड़ा आसान होता है किसी के सर के ऊपर, तो उसके अलावा जुगते लगाओ तो मैं तुम्हें मानूं। हाँ बिल्कुल सही है, ये आप कह देना वैसे। हाँ। लेकिन उन्होंने जी इंडियन लाफ्टर चैलेंज के विनर है वो, मतलब ये नहीं कि सिर्फ बरतानिया ही में, हिंदुस्तान भी गए हैं, हिंदुस्तान में अपनी जुगतों से उनको ढेर किया उन्होंने, तो ये आपको मिलवाएंगे जी उनसे। जबरदस्त। उसके अलावा हमने बात करनी है कि मियाँ और बीवी का रिश्ता क्या अच्छा हो सकता है, ये सिर्फ एक वहम है, ख्याम ख्याली है, या हो सकता है कि वाकई अच्छा रिश्ता हो और हमें पता ना हो, हम रियलाइजेशन ना कर सकें कि भाई वाकई ये जो रिश्ता है ये हमारा बड़ा अच्छा रिश्ता है। तो वो कैसे पता चलेगा कि मियाँ बीवी का रिश्ता जो है वो आइडियल चल रहा है इस वक्त। ओके जी, तो ये हमारा आज का रनडाउन है। आपको लेकर चलते हैं मौसम की तरफ और आपको फिर उसके बाद खबरों की तरफ लेकर जाएंगे जी। तो मौसम की तरफ हम आपको लेकर जाते हैं और आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मौसम की सूरत हाल क्या है जी। सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद में कम से कम 23 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जाएगा 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक। फिर है लाहौर में कम से कम 25 और ज़्यादा से ज़्यादा होगा 32 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद कराची में कम से कम 27 डिग्री, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर होगा 35 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर उसके बाद है जी पेशावर में कम से कम 24, ज़्यादा से ज़्यादा होगा 35 डिग्री सेंटीग्रेड। और कोयटा में कम से कम 16, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर होगा 31 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको सिर्फ और सिर्फ पेशावर में बादल नज़र आ रहे हैं, बाकी हर जगह पर सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। वो जो बारिशों वाला सीजन था वो मेरा ख्याल है उतर गया। मेरा ख्याल है अभी तो है? मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक कुछ चंद दिन और रहते हैं। वालों से बात करें, मैं मौसम वालों से बात करती हूँ और वो कहती हूँ कि ऊपर नेगोशिएट करें, कुछ मनाएं, कुछ थोड़ी मजीद आपको बारिश चाहिए और क्या। अच्छा देखिए रहमत की बारिश हो, बस रहमत ना बने लोगों के लिए। हमारे मुल्क में ये भी मसाइल बहुत है, खैर वो दुनिया में हो जाते हैं। आई हैव सीन, हमारे यहाँ पे थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, वैसे हमारे यहाँ पे ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन आई हैव सीन यूके ड्राउन एज वेल। और हमारे यहाँ पे अक्सर हो जाते हैं डूबना, ये मैंने देखा है आंखों से। तो इसलिए मैं ये नहीं कहती कि ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला है, हर जगह का मसला है, लेकिन यहाँ पे जरा सिवेरे हो जाते हैं। बिल्कुल सिवेर, द सिवरेज इज सिवेर ओवर हियर। हाँ बिल्कुल मसाइल ये है, ठीक है। अच्छा जी, तो अब आपको लेकर चलते हैं खबरों की तरफ और सबसे पहली खबर। हाँ जी, सबसे पहली खबर हमारे जी पाकिस्तान के लेजेंडरी नुसरत फतेह अली खान साहब की है और डिफेंस डे के हवाले से एक वीडियो जारी की गई है। पाकिस्तान के जो सफ़ीर आज़रबाईजान में होते हैं बिलाल हई साहब, उनके ट्विटर अकाउंट पे ये जो है लगाई गई वीडियो उनकी तरफ से। और अब हम आपको ये बताएं कि जो वीडियो है वो वीडियो अगर हम आपको दिखा सकें, आज़रबाईजान में बैंड है, मिलिट्री बैंड। हाँ। और उसने जी जो धुन मत बताइए ना, लोगों को गैस करें, चलें। पाकिस्तान ये धुन थी, बिल्कुल मेरा ईमान पाकिस्तान। और ये आज़री जो वहाँ के मिलिट्री बैंड के लोग थे उन्होंने बजाई है ये धुन वहाँ पर, और डिफेंस डे के मौके पर बेसिकली पाकिस्तान के लिए उन्होंने अपनी मोहब्बत का और रिगार्ड का इजहार किया। जबरदस्त, खूबसूरत बजाई और वाकई खूबसूरत धुन। अच्छी। और फिर नुसरत फतेह अली खान साहब क्या जबरदस्त, जब वो म्यूजिक कंपोज करते थे तो फिर क्या कमाल म्यूजिक कंपोज करते थे। बहुत आला वीडियो जी, पहली ये वीडियो थी। उसके बाद अगली खबर की तरफ आपको लेकर जाते हैं और आपको बताते हैं वजीरिस्तान में क्या हुआ। खुशियाँ मनाने का ये अंदाज आपके सामने हम लेकर आते हैं। वजीरिस्तान में खुशियाँ मनाने का ये अंदाज है और नौजवान किस तरीके से खुशियाँ मना रहे हैं शादी में। हाँ, दूल्हा ये गौर करें जी, और उस दूल्हे को दिए जा रहे हैं झूले, दूल्हे को दिए झूले और हम नहीं भूले और दूल्हा भी कभी नहीं भूलेगा, दूल्हा तो कभी भी नहीं भूलेगा। ये खास ट्रेडिशन है वैसे। हाँ। ये वजीरिस्तान में और बहुत से दीगर जो पश्तून जो बेल्ट है। हाँ। उसके इलाके में ये ट्रेडिशन होता है कि दूल्हे के जो दोस्त हैं, कजन्स हैं, वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, चादर के चारों कोने या जितने भी है वो पकड़ लेते हैं और उसको उस चादर पे लपेट के और ये उछाला,
तो ये उसको बेसिकली, अच्छा ये काम चारपाई पे भी होता है। अच्छा ओके। ये तो इन्होंने चादर पकड़ी हुई है, लेकिन क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल चीज है, मकसद उसकी जिंदगी को बताना है कि तुम तब्दीली आ गई है, ये होना है भाई, ये जिस तरह तुम अब उछल रहे हो, उछलोगे ना, अब तुम्हें जिस तरीके के मामलात का अंदाजा करना पड़ेगा, तुम उछल के रह जाओगे, ये उसे बताया जा रहा है। बिल्कुल। तो ये इन्होंने कपड़ा यूज किया है इसके लिए, चादर यूज की है। वैसे यूजुअली चारपाई होती है, और चारपाई पे दूल्हे को बिठा के और उसको कभी कभार तो इतना उछालते हैं कि बेचारी चारपाई टूट जाती है, ये भी सिलसिला होता है। बिल्कुल, ये फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है इनकी जो है, और सारे तजर्बात जो हैं वो उसको बता रहे हैं कि देखो भाई, अब तुम सोच लो कि तुम्हारे साथ क्या होने जा रहा है, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त खत्म हो गया भाई, लेकिन देख लो, सोच लो, समझ लो, ये सिलसिला होता है उसके साथ। अच्छा, दूल्हा भी उस वक्त खुश हो रहा होता है, हाँ, तो कहता है करो जो करना है करो, मैं तो पीछे नहीं हटूंगा, और क्या, मेरे तो इस वक्त जज्बे को सलाम है, मैं आगे बढ़ूंगा और पीछे हटने का कोई नामो निशान नहीं है, क्योंकि वो वक्त ही ऐसा होता है, वो वक्त ऐसा होता है। बिल्कुल। लेकिन ये चीज़ जो है ये पश्तून इलाकों में होती है, और यहाँ पर तो ये हम वजीरिस्तान की वीडियो सामने आई है, लेकिन इसके अलावा भी दीगर जो पश्तो के खैबर पख्तूनख्वा के शहर हैं, या जो लोग बाहर भी किसी और शहर में मुल्क में भी रह रहे हैं, और वहाँ पर भी कोई पश्तून इस किस्म की कोई गैदरिंग होती है, तो वो खुशी का इजहार इस तरह से करते हैं उस लड़के के साथ। ये हालात होते हैं, बर्थडे बम्स होते हैं ना, ये है वेडिंग बम्स। बिल्कुल, वेडिंग बम्स। अच्छा जी, एक और वीडियो आपको दिखाते हैं, और ये वीडियो भी खुशी मनाने की है, मगर ये बच्चे खुशी मना रहे हैं, और ये किस तरह खुशी मना रहे हैं। अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौजों के इनखला के बाद इत्तेहादी अफवाज का जो साजो सामान है, वो अफगान बच्चों के लिए तफरीह का जरिया बन गया है। 20 बरस आग और खून की होली खेलने वाला जो अमरीका था, वो वापस निकला तो बड़ा अपना फौजी साजो सामान छोड़ गया। अब ये देखिए आप, ये उनका एक पख्तरबंद गाड़ी है, और ये कितने क्यूट लग रहे हैं ये बच्चे, और किस तरीके से उसके ऊपर इंजॉय कर रहे हैं। झूला बनाया हुआ है इन्होंने, मगर इंजॉय तो कर सकते हैं हम लोग, इस वीडियो को देखकर खुश हो सकते हैं, लेकिन सोचिए कि किस वजह से ये बच्चे इस हालत में आए हैं। ये सोचना बड़ा ज़रूरी है कि क्या उनके मुल्क में ऐसा किया गया 20 साल तक कि उनके पास वो जो उनका जो बचपन है वो 20 साल में एक नस्ल जवान हो जाती है पूरी। बिल्कुल, पूरी नस्ल, और वो नस्ल जो जवान हुई है उसको हमने वो वाली वीडियोस में देखा था कि जब अमेरिका इनखिला करके गया तो वो जिम में बैठे हुए थे, और जिम में वो ट्रेडमिल्स पे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। उनका बेसिकली बचपन जो है, बिल्कुल हेलीकॉप्टर की वीडियो आई थी, उनका बचपन जो है असल में वो नहीं जीने दिया गया उनको। एक और वीडियो आई थी कि वो जहाज के ऊपर रस्सी डाल के झूले, ये वाली थी वीडियो। तो अच्छा, ये बड़े लोग तनकीद करते हैं, ये देखो ये इस तरह के लोग हैं, इन्हें तो सिविलाइज्ड नहीं है ये। देखें हमारा भाई, तुम जब डिज्नीलैंड जाते हो ना, तो तुम भी यही कर रहे होते हो। हाँ, उनके लिए ये डिज्नीलैंड बन जाता है। बेसिकली तो प्रॉब्लम इंसानों से नहीं है, प्रॉब्लम उनकी दाढ़ी और उनकी पगड़ी और शलवार कमीज से, ये प्रॉब्लम है बेसिकली उनके कल्चरल ड्रेस से, या उनका जो कल्चरल एक तरीकेकार से। अच्छा, अशरफ गनी साहब को भी अगर आप देखें, जो कि बहुत ज्यादा एक वेस्टर्न उसको पोर्ट्रे करते थे, उनका भी एक वो चोगा पहनते हैं, और ये चीजें आती हैं पश्तून कल्चर में, अफगान कल्चर में कुछ चीजें हैं जो वहाँ पर मतलब उनके जहनों में रची बसी हुई हैं, और वो नहीं छोड़ते। जिस तरह हमारे यहाँ चादर होती है, अगर हमारे यहाँ औरतें चादर लेकर फिरेंगी शायद उस पर इतना कोई अब तनकीद ना करे, क्योंकि वो कल्चर जरा कम होता नजर आता है। लेकिन यह है कि शहरों से जरा आप बाहर निकलें, गांवों देहातों में जाएं, वहां पे अभी भी वो चादरें जो हैं, वो चादर का कल्चर चलता है खैबर पख्तूनख्वा में। उसी तरह इनका भी जो है वो दाढ़ी पगड़ी, ये एक पश्तो वाला जो शख्स है वो अपनी पगड़ी को अपनी शान समझता है। कितनी अनजस्टिफाइड बात होती है दुनिया जब आप किसी के ड्रेस पे कमेंट करते हैं, आप ये ना करें, क्यों ना करें भाई, उनकी मर्जी, उन्होंने तुमसे कहा कि तुम ये ना करो। हाँ, मतलब इन्होंने अमेरिका से कहा कि पैंटे ना पहनो, जीन्स ना पहनो। हाँ, जीन्स क्या पहन लेते हो तुम लोग, पुराने जमाने की बोरियां सी के पहन लेते हो, असल में तो बोरियां थी ना वो। लेकिन नहीं भाई, ये बस दुनिया अजीब सी है, अजीब सी है। चले रहने दे, खैर आगे बढ़ते हैं जी। वीडियो बड़ी अच्छी है, लेकिन अल्लाह करे कि इनका जो मुस्तकबिल है वो रोशन हो, इनको आगे वो सारे मौके फराहम हो जो कि हम यहाँ पे बैठ के या किसी भी और आज़ाद डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्री के लोगों या बच्चों को दस्तयाब होती हैं। आपको बताते हैं कि एक ऐसा मुल्क है दुनिया में जहाँ पर के 12 महीनों पर जो मुश्तमिल है वो साल नहीं है, बल्कि 13 महीनों पर मुश्तमिल साल। छोड़े यार, मैं ऐसे वैसे नहीं खबर लेके आई हूँ, मैं आपको बताती हूँ। एक सेकंड रुक जाए, जरा रुक जाए, मैं आपको बता रही हूँ, रुके तो सही। कहाँ चले गए आप, ऊपर निकल गए, आगे निकल गए, ठहर जाए जरा। इथोपिया जो है ना, इथोपिया के लोग बाकी दुनिया से 7 साल पीछे हैं, और दुनिया में अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया में इस वक्त जो है 2021 वहां पर चल रहा है सन 2014। क्यों भाई, क्यों? और मैं आपको बताती हूँ, अफ्रीकी मुल्क का जो कैलेंडर है वो याद करना बड़ा आसान है, उसके 12 महीने तो हैं ही, लेकिन और वो 30 दिन पर मुश्तमिल होते हैं, लेकिन जो
आखिरी महीना है वो सिर्फ 5 दिन का होता है अगर लीप ईयर ना हो। अच्छा। अगर लीप ईयर हो तो फिर आखिरी महीना 6 दिन का होता है। और इथोपिया में 12 घंटों के वक्त का निजाम राइज है, 24 घंटों के वक्त का निजाम राइज नहीं है। और इस कैलेंडर का जो दिन है वो 6 बजे से शुरू होता है, जबकि आधी रात भी उनकी 6 बजे ही हो जाती है। अच्छा, अगले 6 मतलब वो ज़ाहिर 6 घंटे के बाद जो है वो उनकी 12 दिन पर मुश्तमिल उनका जो है वो पूरा दिन होता है। और अगर कोई शख्स आपको इथोपिया में कॉफी के लिए बुलाए कि वैसे मियां जरा मैं आपको कॉफी पिलाता हूं, आप पीते तो नहीं, हाँ आप पीते तो नहीं है, कैफीन नहीं आप लेते, लेकिन ये कि चलिए मैं आपको शेक पिलाता हूँ। और वो अगर आपको बताए कि आप से वो मिल रहा है सुबह के 10 बजे, तो बेसिकली आप बैनुल अक़वामी दुनिया के वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे वहां पर पहुंच जाइएगा। ओके, अच्छा। तो वो कुछ सिलसिला उनका टाइम का, महीनों का, ये सिलसिला उनका डिफरेंट है। और अफ्रीकी मुल्क के जो बच्चे हैं उनको नज़मों और तरानों की सूरत में महीनों और दिनों की तादाद जो है वो याद कराई जाती है। भाई आप तो फौरन वहाँ का टिकट पकड़ लें। मैं क्यों? आपकी जो बर्थ है वो भी 6 साल पहले, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या वो आपकी उम्र 6 साल कम हो जाएगी। हाँ, ये आप फौरन वहाँ जाए, जितनी खवातीन है वो जाए वहाँ पर। नहीं तो हमें क्या प्रॉब्लम है? मतलब ये भी एक जमाने में हुआ करता था कि खवातीन वो उम्र छुपाती थी, और एक खातून शायद पाकिस्तान में ऐसी रह गई है, नहीं है वैसे एक ही खातून पाकिस्तान में ऐसी रह गई है जिनको मसला है उम्र से। प्लीज बाकी ऐसा कुछ नहीं है, बाकी सब मतलब एज ग्रेसफुली। भाई आपकी उम्र है, जाहिर है आप उम्र में अगर जिसको अपनी उम्र कम करनी है वो जाए वहां पर। हाँ, अगर आप पे बुजुर्गी आ रही है तो आप में जहनी शऊर भी ज्यादा हो रहा है। सही, तो ये उम्र को आप इस तरह से लें। तो दुनिया के तमाम ममालिक में 1 जनवरी को नया साल शुरू होता है, जबकि इथोपिया में जो है 11 सितंबर को नया साल का आगाज होता है। ओके, 11 सितंबर जो है वैसे ही जो है बड़ा यादगार दिन है। तो 11 सितंबर की बात को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद जब हम दोबारा वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात करवाएंगे चैंपियंस से। वेलकम बैक। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद चैंपियंस से आपकी मुलाकात करवाते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो थी उसके बानी रुकन थे, फ्रांसीसी माहिर तालीम थे, उनका नाम था जी बैरन पियर डी कोबर्टन। ठीक है, अब ये जरा जिस तरह जो मैंने नाम लिया है उनका, तो नाम पे ना जाए, उन्होंने जो बात की थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी। उन्होंने अपना जो इनका इब्तदाई एक खुतबा था जिसमें खेलों के मकसद को बयान करते हुए उन्होंने ये बात की थी कि खेल में हार जीत सानवी हैसियत रखते हैं और उनका जो बुनियादी मकसद होता है वो किरदार साजी है, और खिलाड़ी अपनी खुदादाद सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए भरपूर अमल का मुजाहरा करते हैं। और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मकसद ही यही है कि तहम्मुल, बर्दाश्त, ईमानदारी पैदा की जाए। और ये बात ज़ाहिर है बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि स्पोर्ट्स बहुत कुछ सिखाता है। लूडो खेलते हुए, गीटियां मारते हुए बेईमानी ना करें, ये बहुत होता है, ये हम बचपन में सह चुके हैं, इसलिए मैं कर भी चुके होंगे की नहीं थी। अच्छा चलें, ठीक है। अब बहरहाल खेल जो है उसका मकसद ये होता है कि एक तो आप अपने आप को मुमताज़ करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें, कौम का नाम रोशन करें, दुनिया को बताएं कि हमारे पास कैसा टैलेंट मौजूद है, और उससे जो आपके अंदर एक जो जज्बा पैदा होता है, जो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पैदा होती है, वो बड़ी अजीम चीज़ होती है। आज हम आपकी मुलाकात पाकिस्तान के 2 ऐसे खिलाड़ियों से करवाएंगे जो कि चैंपियंस हैं, और चैंपियंस वो कौन से हैं ये आपको बताते हैं। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं इनाम बट साहब। उन्होंने यूनान में होने वाली जो बीच रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसके फाइनल में अजरबैजान के पहलवान को शिकस्त दी, गोल्ड मेडल जीता 90 किलोग्राम कैटेगरी में, और चैंपियन बन गए जी। चैंपियन है जी, बिल्कुल जी, बीच रेसलिंग चैंपियन बन गए, यानी कि गोल्ड मेडल जीता हुआ है इन्होंने। हाँ, मतलब जब चैंपियन बनता है इंसान तो उसे गोल्ड मेडल मिलता है। भाई क्या हो गया शिफा आपको? चैंपियन बताना पूरी बात जरूरी है, वरना लोग कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, फिर कहेंगे कि ये जो है चैंपियन है तो क्या गोल्ड जीत के चैंपियन हुआ या गोल्ड मेडल या मेडल नहीं थे। अच्छा। मतलब इस गेम में सिलसिला नहीं था। ओके, इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले रोम में जो बीच रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी उसके भी ये विनर रहे, और इन्होंने जो अपना मेडल है वो डॉक्टर AQ खान और झारा पहलवान के नाम किया। कमाल बात है, ये देखें, ये होती है डेडिकेशन। उसके अलावा हमारे साथ हैदर अली साहब मौजूद होंगे। हैदर अली साहब जो है वो टोक्यो पैरालंपिक्स में उन्होंने पाकिस्तान के लिए पहला तलाई तमगा हासिल किया। उन्होंने 2016 में ब्राज़ील में होने वाले ओलंपिक मुकाबलों में कांसी का मेडल जीत चुके हैं, जबकि बीजिंग चीन में 2019 के दौरान होने वाले वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान सोने का मेडल भी अपने नाम कर चुके हैं। तो हैदर अली साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। इस वक्त इनाम बट साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इनाम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। इनाम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत मुबारक हो आपको ये जो दोनों चैंपियनशिप्स आपने जीती। जी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे बड़े मज़ेदार अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया, और ये अल्लाह ताला का खास करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल जीते और दोनों गोल्ड में जीते। तो ये अल्लाह ताला का बड़ा
खास करम है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर है उसकी मदद के बगैर हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जाहिर है एक तरफ दवा होती है और एक तरफ दुआ होती है, मेहनत होती है और फिर अल्लाह ताला का करम होता है। और ये आप पर जो करम है ये दोनों सीरीज में माशाल्लाह रहा। तो आप रेसलिंग की तरफ किस तरह आए थे? एक्चुअली मेरा जो खानदानी काम है रेसलिंग करना, पहलवानी खानदान से मेरा तल्लुक है और गुजरांवाला हमारा शहर है। तो गुजरांवाला तो वैसे ही पूरी दुनिया में पहलवानों के नाम से जाना जाता है, पहचाना जाता है। तो मेरे अब्बा जी भी पहलवान थे, दादाजी भी पहलवान थे, बड़े भाई कजन तमाम पहलवान थे। और बचपन से ही जो है ना हम खिलौनों से खेल के बड़े नहीं हुए, हम आपस में कुश्तियां करके बड़े हुए हैं। जैसे ही ताया जी के चचा के जब बच्चे जब छुट्टियों में आते हैं तो फिर हमारी आपस में कुश्तियां करवाई जाती थी और फिर उन कुश्तियों को खेल खेल के बड़े हुए हैं। तो इस तरह से हमें बचपन से ही जो है पहलवानी सिखाई गई है। क्या बात है। तो ये पहलवानी एक तो ठीक है आपकी फैमिली में तो थी, आपने सीख ली, लेकिन इसकी कोई खास ट्रेनिंग जाहिर है आप लेते होंगे, खास किस्म की खुराक होती है पहलवानों के लिए, उसके बारे में भी जरा बताइएगा जो लोग आना चाहते हैं पहलवानी में। क्योंकि हमारे यहाँ भी लोग जो है वो मतलब वो जिसको कहते हैं ना पंजाब की या उर्दू की जबान में मुश्तंडे हैं, तो वो सेहत वगैरह तो उनकी ठीक होती है लेकिन उनको बेसिकली वो टेक्निक से ट्रिक्स नहीं आती कि जिसकी वजह से वो इसको प्रोफेशनली परसू कर सकें। तो उनकी जरा हेल्प के लिए बताएं कि हेल्थ में खाना पीना किस तरह से होता है, ट्रेनिंग कैसे होती है, ये जरा समझाएं। जी बिल्कुल, पहलवानी जो है ना ये तो एक प्रॉपर एक लाइफस्टाइल है। आपने खाना भी पहलवानी के हिसाब से है, आपने सोना भी पहलवानी के हिसाब से है, पर आपने अगर कहीं पर जाना है तो वो भी पहलवानी के हिसाब से जाना है। आप ये देख लें ये इतना ज्यादा डेडिकेशन का काम है कि मैंने अपनी शादी वाले दिन भी ट्रेनिंग की थी। तो मैं ये आपको बता दूं कि ये जो रेसलिंग है हम डेली बेसिस पर तकरीबन 7 से 8 घंटे हम प्रैक्टिस करते हैं और इसके 2-3 सेशन होते हैं। मॉर्निंग सेशन होता है, इवनिंग सेशन होता है, उसके बाद नाइट सेशन होता है। तो हम 7 घंटे डेली प्रैक्टिस करते हैं और इसकी फिर जो डाइट होती है ये भी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि आपका मुकाबला कौन सा आ रहा है। अगर आपका हैवी वेट में मुकाबला है तो आप बहुत ज्यादा अपनी डाइट लेते हैं ट्रेडिशनल पहलवानों की तरह। लेकिन अगर जिस तरह अब मैं -90 kg में यहाँ पर खेला हूँ तो उसके लिए बहुत ज्यादा अपने आप को कंट्रोल भी करना पड़ता है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 45 दिनों के अंदर अंदर मैंने 16 किलो वजन कम किया और 90 kg में अपनी बॉडी को फिट किया और पाकिस्तान के लिए खेला, पाकिस्तान के लिए मेडल जीता। तो ये एक पहलवानी पूरी एक साइंस बन गई है। लेकिन ये है कि जो भी पहलवान आना चाहते हैं, जो पहलवानी सीखना चाहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमसे राब्ता कर सकते हैं। हम गुजरांवाला में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अकेडमी चला रहे हैं। इसके अलावा लाहौर में भी पहलवानी के सेंटर बड़े अच्छे मौजूद हैं। तो हम हर वक्त हाजिर हैं पहलवानी के लिए। जहाँ पर भी पाकिस्तान का नाम आ सकता है, जहाँ पर भी पहलवानी का नाम आ सकता है, तो हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा ये थोड़ा सा बताइए, एक तो वो अखाड़े में होती है रेसलिंग और एक ये बीच पर होती है, इसमें फ़र्क क्या है? सिर्फ ये जगह का फ़र्क होता है या टेक्निक का भी और रूल्स का भी फ़र्क होता है? हाँ जी बिल्कुल, टेक्निक का भी फ़र्क होता है, रूल का भी फ़र्क होता है। मैं आपको सिंपल इस तरह समझा देता हूँ कि जो पहले पहलवानी हमारी अखाड़ों में होती थी बहुत लंबी लंबी होती थी, उसमें 2-2, 3-3 घंटे की फाइट्स होती थी। जैसे आप समझ लें कि जैसे क्रिकेट में टेस्ट मैच होता है जो कि बहुत लंबा होता है और बहुत उसका 5-5 दिन का टेस्ट मैच होता है। तो वो जो पुरानी पहलवानी थी वो हमारा टेस्ट मैच की तरह का था। और जो ये बीच पर रेसलिंग होती है ये बिल्कुल हमारा T20 टाइप बन गया हुआ है। आपके पास 3 मिनट है, आपने अपने खिलाड़ी अपोनेंट को चित करना है या आपने 3 मिनट में ज्यादा से ज्यादा पॉइंट लेने हैं। तो बहुत ज्यादा फास्ट कर दिया गया रेसलिंग को, बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग कर दिया गया है। तो ये बहुत ज्यादा फर्क है कि आपको बहुत जल्दी और बहुत क्विक होना पड़ता है, बहुत जल्दी आपने पॉइंट लेने होते हैं और इवन एक दिन में 4-4, 5-5 फाइट्स भी आपकी आती हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा एडवांस रेसलिंग कर दी गई है। तो इनाम साहब ये पॉइंट्स का सिलसिला भी जरा समझाएं, पॉइंट्स किस तरह से लेते हैं? मतलब अगले को बिल्कुल जमीन पे गिरा के या थोड़ी देर के लिए उसको जमीन पे रहना है, अगर वो उठ जाए तो वो पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, कुछ इस किस्म का होता है सिलसिला? जी इसके ना रूल बहुत सिंपल बनाए गए हैं। एक तो एक दायरा होता है, अगर आप अपने दायरे में से दोनों खिलाड़ियों में से जो भी दायरे से बाहर निकाल देगा उसको 1 पॉइंट मिल जाएगा। अगर आप अपने खिलाड़ी को कमर के बल नीचे गिरा देते हैं तो उसमें आपको 3 पॉइंट मिलेंगे, आप बिल्कुल नॉकआउट हो जाएंगे। तो ये बस ये छोटे छोटे इसके रूल हैं। लेकिन ये है कि क्योंकि ये बहुत सिंपल रूल है इसलिए बहुत ज्यादा इस पर एक्सरसाइज ज्यादा करनी होती है। तो ये सिर्फ 3 मिनट का टाइम होता है और 3 मिनट में जो पहलवान ज्यादा पॉइंट ले ले या जो पहलवान 3 पॉइंट पहले कर लेगा वो विनर होगा। तो मोस्टली पेनल्टी कैसे होती है? बाहर निकालना और उनको कमर बल गिराने पर फोकस होता है। अच्छा, और पेनल्टीज वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि मना है, जो आप नहीं कर सकते, उस पर पेनल्टी मिल जाएगी? पेनल्टी यही है कि आप दूसरे खिलाड़ी को मुक्का नहीं मार सकते, आप थप्पड़ नहीं मार सकते,
आप मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं कर सकते जिससे उसको नुकसान पहुंचे। आप सिर्फ टेक्निक करके उसको कोई लॉक नहीं लगा सकते कि उसका बाजू टूट जाए। आप सिर्फ टेक्निक्स करके तो आप उसको दायरे से बाहर निकाल सकते हैं, आप नीचे गिरा सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज ममनुआ है जिसमें दूसरे खिलाड़ी को नुकसान पहुंचे। यानी ये रेसलिंग जो है ये आपको लड़ना तो सिखाती है, लेकिन जब्त करना और बर्दाश्त करना भी सिखाती है। जी बिल्कुल, मैं आपको एक बात बताता जाता हूं कि गामा पहलवान जी एक बहुत हमारे जी बिल्कुल बहुत बड़ा नाम, सबसे बड़े पहलवान हुए हैं। तो वो उनकी एक दफा किसी एक रेडी वाले से थोड़ा सा बहस मुबासा हो गया और उसने वो जो जिसमें तोलते हैं, जिसको बाटा बोलते हैं, उसने वो बाटा पहलवान जी के सर पे मारा और उनका सर फट गया और वो सर पे हाथ रख के खून निकल रहा था, तो वहां से वापस आ गए। तो लोगों ने कहा जी आप गामा पहलवान है, इतने बड़े पहलवान, आप एक थप्पड़ मारते तो वो बेचारा बेहोश हो जाता, तो आपने क्यों नहीं उसे मारा? वो उन्होंने फरमाया कि पहलवानी जो है ना ज़ब्त का नाम है, अपने आप पर कंट्रोल रखने का नाम है। तो ये हम गरीब को या मतलब कमजोर इंसान पर हाथ उठाएंगे तो इसको पहलवानी नहीं कहते, पहलवानी ज़ब्त करने का नाम है। तो इसलिए पहलवानी हमें ज़ब्त सिखाती है, पहलवानी हमें वक्त की पाबंदी सिखाती है। और ये जो गामा पहलवान थे ये तो रुस्तमे ज़मान मशहूर थे ना, रुस्तमे ज़मान था इनका लक़ब, जो पाकिस्तान को जिस उरूज पर उन्होंने पहुंचाया है, वाकई बड़ी बात है। अच्छा, ये जो लेगेसी है, जैसे हम बात करें गामा पहलवान की या फिर झारा पहलवान साहब की या भोलू पहलवान थे, वो नासिर भोलू साहब भी एक होते थे, बड़े ज़बरदस्त रेसलर हुआ करते थे, वो पाकिस्तान की जो रेसलिंग है उसको बड़ा उरूज पे पहुँचाया। और मुझे याद है वो एक अनोखी से भी फाइट हुई थी, वो भी बड़ा एक अलग कमाल रेसलर था। तो ये जो लेगेसी है अब ये कहाँ तक पहुँची है पाकिस्तान में? ज़ाहिर है आप उसको आगे लेकर चल रहे हैं, लेकिन उसके अलावा ये कहाँ तक है पाकिस्तान में इस वक्त? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारे गामा पहलवान जी थे उन्होंने 1910 में पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि उस वक्त हिंदुस्तान होता था, तो बड़े सगीर के लिए उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल जीता था, जिसे रुस्तम ज़मान बोलते हैं। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान बन गया और पाकिस्तान बनने के बाद 2017 में मैंने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल जीता और ये किसी भी पहलवान का पहला वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल था। उसके बाद 2018 और 2019 और 2021 में मेरे 5 वर्ल्ड टाइटल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इसी लेगेसी को हम लेकर चल रहे हैं। और जो आपने बात की कि जो जारा पहलवान और उनके जो आगे भतीजे हैं, उनका वो भी अब माशाल्लाह बहुत अच्छी पहलवानी कर रहे हैं। हारून आबिद उनका नाम है और वो अनोखी पहलवान जो है वो उन्हें पाकिस्तान तशरीफ लाए थे और पाकिस्तान से उनको लेके गए वहां पर ट्रेनिंग करने के लिए। तो वो भी अभी बड़ी अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हैं। इंटरनेशनल इवेंट्स पर हम साथ में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उनकी तरफ से भी मैं आपको खुशखबरी सुनाता हूं कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान को उसी की जो लेगेसी है उसमें से भी मेडल मिलने वाले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी जितनी एफर्ट कर सकते हैं हम कर रहे हैं और पाकिस्तान को वर्ल्ड लेवल पर लेके जाएं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इनाम भट्ट साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और हमारी दुआ यह है कि आप इसी तरीके से कामयाब होते रहें, पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें और यहाँ पर हमारे स्टूडियो में आपने ज़रूर आना है अपने मेडल्स लेकर। बिल्कुल जी। और अब आपकी नाज़रीन मुलाकात कराते हैं हैदर अली साहब से, जिन्होंने कि टोक्यो पैरालंपिक्स में डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल जीता और पाकिस्तान का बड़े अरसे बाद ये जो एक तलाई का तमगा था ये हमें नसीब हुआ। अस्सलाम वालेकुम हैदर अली साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया हैदर साहब, आपने वक्त निकाला, बहुत मुबारक हो सबसे पहले आपको। जी खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। आप अभी भी कहीं गालिबन ट्रैवल कर रहे हैं, ये बताएं कि डिस्कस की तरफ आप किस तरह से आए? जी पहले तो मैं लॉन्ग जंप करता था, लेकिन बस कुछ मतलब मसला ऐसा हो गया कि मेरा हैमस्ट्रिंग खराब होने की वजह से मैंने फिर वो छोड़ दिया और 5-7 साल से तकरीबन मैं डिस्कस थ्रो की ट्रेनिंग कर रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह 2019 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैं सिल्वर मेडल हुआ, साथ ही मैंने टोक्यो पैरालंपिक्स के लिए डिस्कस थ्रो में क्वालिफाई किया। बिल्कुल सही है। और कितने अरसे से आप डिस्कस थ्रो कर रहे हैं? जी काफ़ी अरसे से, तकरीबन कॉलेज लाइफ में मैं करता रहा हूँ डिस्कस थ्रो, उसके बाद अभी भी तकरीबन 7-8 साल से मैं इसकी प्रैक्टिस कर रहा था। सही है। अच्छा ये बताएं कि अब ये टोक्यो की जो पैरालंपिक्स है इस पे जरा बात करते हैं। जो फाइनल आपने थ्रो करना था, वो जो मोमेंट बना हुआ था, जाहिर है उससे पहले हमारे बहुत से ऐसे खिलाड़ी थे जो वहां तक पहुंचे, लेकिन जेवलिन थ्रो थे हमारे, वो वहां तक नहीं पहुंच सका, उसमें हम थोड़ा सा पीछे रह गए। तो अब आपको वो प्रेशर भी पता थे कि पाकिस्तान में ये गोल्ड का तमगा आ नहीं सका अभी तक। अब आप यहाँ पर खड़े हैं लाइन पे और आपने डिस्कस फेंकनी है, वो कैफियत क्या थी आपके जहन में, क्या चल रहा था, जरा ये बताएं। जी उस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर था, एक तो कंपटीशन का प्रेशर था, दूसरा ऊपर से बारिश हो रही थी,
तो बस एक ही उम्मीद थी और एक ही बस गोल था कि मैंने इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतना है और यहाँ पाकिस्तान का तराना और झंडा पूरी दुनिया के सामने लहराना है। बस यही मिशन था और उसी पे फोकस था। माशाल्लाह, ग्रेट। और आपने वो अचीव किया वाकई, जिस तरीके से आपने वो गोल्ड मेडल जीता और फिर उसके बाद जब पाकिस्तान का झंडा बुलंद हुआ, लहराया और फिर पाकिस्तान का कौमी तराना, वो पाकिस्तानी पूरी कौम के लिए एक फ़ख्र का मुकाम था और सबको आप पर नाज है। अच्छा ये बताइए कि आपका जो मामला है, चूँकि आप पैरालंपिक्स में है तो आपका जो मामला है वो पोलियो का है, तो पोलियो का शिकार आप ज़ाहिर है बचपन में हुए? नहीं, ये नहीं मामला, मुझे बाय बर्थ है सेरेब्रल पालिसी, तो वो इफेक्ट हुआ था मुझे बचपन में। तो ये नहीं था। दोबारा बता, आपकी जरा आवाज़ जो है वो थोड़ी सी कट रही थी। बाय बर्थ था सेरेब्रल पालिसी, मतलब होता है कि बाय बर्थ जो होता है वो था मुझे। अच्छा ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस कंडीशन के बारे में थोड़ा सा बताएंगे हमें? मतलब मुझे जो मेरी राइट साइड थी वो थोड़ी वीक थी। तो ये होता है ऐसे है कि जैसे मतलब हमारी उधर क्लासिफिकेशन होती है, मतलब जो दुनिया के टॉप सर्जन है वो क्लासीफायर है, वो मतलब देखते हैं उस हिसाब से फिर आपकी वो कैटेगरी बनती है और कैटेगरी के हिसाब से फिर उसी कैटेगरी में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सही। तो इस कंडीशन के साथ ये स्पोर्ट्स खेलना जो है वो कितना एक मेहनत का काम होता है? जी बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किलात थी शुरू में, मतलब क्योंकि आपको पता पाकिस्तान में इतने वसाइल भी नहीं है, वो ऊपर से पैरालंपिक में तो बिल्कुल ही ना होने के बराबर थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया और उनके तावन से ही मैंने ये जर्नी शुरू की थी और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं के तावन से और गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये टाइटल मैं विन कर। अच्छा, क्योंकि आपके बारे में बहुत मरतबा जब हम गूगल पर सर्च करते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको पोलियो हुआ था। नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, ये गलत लिखा हुआ है। चलें, ये भी जो है वो करेक्शन हो जाएगी बहुत सारे लोगों के लिए। बिल्कुल। अब ये बताएं कि पाकिस्तान का वापसी का आपका क्या इरादा है और यहाँ के लिए क्या प्लान्स हैं आपके? मतलब आप पाकिस्तान वापस आ गए हैं या अभी आना है? किस जगह पे मौजूद है आप? जरा अपनी लोकेशन जो है वो रिवील करें लोगों के लिए। सितंबर का पाकिस्तान वापस आ गया हूँ, अभी मैं गुजरांवाला में हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जब आया था माशाल्लाह बहुत अच्छा मेरा रिसेप्शन हुआ था। पहले इस्लामाबाद और लाहौर में जो वजीर स्पोर्ट्स है हमारे पंजाब के तैमूर भट्टी साहब आए थे और DGPS भी आया था। उसके बाद हमारी वापडा मैनेजमेंट की टीम है वो सारी रिसीव करने आई थी। उसके बाद फिर मैं गुजरांवाले आया था, तो यहाँ पर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा इस्तकबाल हुआ है गुजरांवाला में। सही। और फाइनली ये कि कौन सी ऐसी चीज़ ऐसी है कि जो कि हमारे स्पोर्ट्स बोर्ड्स को, हमारी स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्रीज को करनी चाहिए जिससे ये जो हमारी लेगेसी है गोल्ड मेडल जीतने की, अब ये आगे चलती रहे? जी एक तो मैंने ये एक चीज़ नोट किया कि हमारे जो मतलब स्कूल लेवल से ये स्पोर्ट्स शुरू होनी चाहिए, तो लेकिन हमारे इधर कॉलेज लेवल से शुरू होती है। कॉलेज लेवल में जब मतलब एक स्टूडेंट या कोई एथलीट पहुंचता है तो उसकी एज है 24-25 के लगभग हो जाती है। तो वर्ल्ड में तो ऐसा है कि जब 25 मतलब जिसकी एज होती है ना वो टॉप रैंकिंग पे होता है, लेकिन हमें इधर पाकिस्तान में 25 एज तक स्पोर्ट्स का पता चलता है। इसलिए हमें चाहिए कि स्कूल लेवल से शुरू करें ताकि जब बच्चे की या प्लेयर की उम्र अंडर 16-17 हो उसको अपनी मतलब के स्पोर्ट्स में वो आए जो जिस फील्ड में भी उसने जाना है, तो वहाँ से शुरू होगी तो इंशाल्लाह उसका जो रिजल्ट है बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, वाकई बड़ा सही मशवरा है आपका कि स्कूल लेवल से ये सिलसिला स्टार्ट होना चाहिए, फिर देखेंगे कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के पास गोल्ड्स की भरमार होगी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हैदर अली साहब, वक्त दिया आपने, और आपके लिए भी जब आप यहाँ पर इस्लामाबाद मौजूद हों तो हमारे स्टूडियो में आपने ज़रूर आना है और हमारे प्रोग्राम की शान बढ़ानी है। नाजरीन, चैंपियन से हमने आपकी मुलाकात करवाई, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाज़रीन, अब कुछ बात करते हैं सियासत की। पाकिस्तान में कंटोनमेंट बोर्ड्स के बलदियाती इंतखाबात जो हैं वो उनके गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज सामने आ गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 63, मुस्लिम लीग नवाज के 59, आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो 52 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 17, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 10, जमात इस्लामी के 7, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के 2 और 2 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, इन दोनों पार्टियों के 2-2। तो ये सिलसिला तो है बल्दियाती इंतखाबात का, इसलिए तो मैंने एक सांस में बोल दिया। उसके बाद आपने सांस भी जो है वो गहरा सा लेना होता है। उसके बाद जो दूसरा मामला था वो जी कश्मीर के हवाले से डोजियर जारी किया गया है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने और शीरी मज़ारी साहिबा और मोहिद यूसुफ साहब, इन्होंने जो है वो एक प्रेस टॉक की जिसके अंदर ये बताया कि जी किस तरीके से जो भारतीय अफवाज हैं वो वहाँ पर जुल्म सितम का बाजार उन्होंने गर्म कर रखा हुआ है और वो उससे पीछे हटने को किसी भी तरीके से तैयार नहीं है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो उसके ऊपर क्या मौक़िफ़ रखता है ये हमारे सामने आया। तो ये दूसरा एक अहम मामला है। अब ये दोनों मामला जो हैं इन
जिनके हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट और सीनियर एंकर जनाब आदिल अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम आदिल साहब। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप दोनों कैसे हैं? हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। You look very fresh माशाल्लाह। Thank you। Although सहाफ़ी जो है वो सुबह के नहीं होते, वो रातों के। मैं तो बिल्कुल भी अर्ली राइजर नहीं हूँ। ये बताएं, बल्कि मैं हैरान हूँ, आप कह रही हैं मैं फ्रेश लग रहा हूँ, मुझे तो लग रहा था कि मैं नहीं, आप फ्रेश देखें, आप स्क्रीन पे थोड़ी बहुत कैफीन इनटेक आप कर रहे हो तो इसलिए स्टार्ट किया। अभी हम फोन लाइंस खोल दें तो आपके फैंस का तांता बन जाएगा कॉल्स का, और वो बताएंगे कि आप कितने फ्रेश लग रहे हैं। मगर वो तो सुबह उठते होंगे ना, इसलिए तांता बन सकता है। अच्छा ये बताएं, हम अभी प्रोग्राम शुरू करते हुए ये बात कर रहे थे कि भाई हमने ऐसे एक जुमला कहा कि भाई काश पूरा पाकिस्तान जो है वो कैंटोनमेंट होता तो पाकिस्तान में आज बल्दियाती निज़ाम जो है वो राइज हो चुका होता, इलेक्शन हो चुके होते और हम इस बल्दियाती निज़ाम में आ चुके होते। वरना हमारा बल्दियाती निज़ाम जो है वो डिले पर डिले हुए जा रहा है और ये हुकूमत करने में सीरियस है नहीं। अच्छा, इसकी तो बड़ी रिपरकशंस होंगी अगर मैं भी ये कह दूं कि पूरा मुल्क कैंटोनमेंट होता। आपने तो कह दिया जुमला जो है ये, लेकिन शायद मैं ये ना कह सकूं। लेकिन अगर जो आपने बात की, मेरा ख्याल है आप ये कह रहे हैं कि लोकल बॉडीज इतना इंपॉर्टेंट है, किसी भी डेमोक्रेसी की ऐसी स्पिरिट है कि जब तक वो इम्प्लीमेंट ना हो तो रियल डेमोक्रेसी नहीं आ सकती। देखिए, मैं ये बात एक अरसे से कहता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज का प्रॉब्लम ये, जब वो पावर में नहीं होते तो उन्हें लगता है कि लोकल बॉडीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आपने जेन्युइन डेमोक्रेसी इंप्लीमेंट करनी है या अपनी पार्टीज भी जिंदा रखनी है तो लोकल सतह पे अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज करना होगा। जब वो पावर में आ जाते हैं वो ये बात भूल जाते हैं। देखें, आपको पिछले टेन्योर में भी याद है सुप्रीम कोर्ट्स के ऑर्डर के ऊपर होते थे जी। सो लोकल बॉडीज का ना होना, मेरा ख्याल है जब MP MNA हमारे बन जाते हैं तो वो जाके अपनी पार्टीज को बताते हैं कि भाई अगर हम लोकल बॉडीज कराते हैं अच्छी बात है, लेकिन फौरन कराने का हमें नुकसान ये होगा कि हम उन एरियाज में अपनी ग्रिप नहीं कर सकेंगे। इसी तरीके से होता है ना, MPs और MNAs बहुत बड़ी हर्डल होते हैं, उनको फंड्स मिलते हैं, उनका काम लेजिस्लेशन है, वो लेजिस्लेशन के बजाय नाली टूटी सड़कें ये वो बनाने में लग जाते हैं, उससे उन्हें एप्रिसिएशन मिलती है, वोट पक्का होता है। लेकिन लोकल बॉडीज बिल्कुल होने चाहिए। इस गवर्नमेंट ने भी कमिटमेंट किया, 3 साल हो गए अभी तक बस दावे ही हैं। मुझे नहीं लगता, मैं आज आपको ऑन एयर कह रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि ये मुस्तकबिल करीब में कराएंगे। ठीक है, और इनकी अब सारा फोकस मेरा ख्याल है जनरल इलेक्शन की तरफ ही होगा। और इन रिजल्ट्स के बाद आपको क्या लगता है कि अब तो फिर और मजीद ना करवाएं, क्योंकि ये रिजल्ट बड़े जो है वो ये भी नेक टू नेक रिजल्ट्स हैं। एक लिहाज से ये बात आपकी ठीक है, ये भी रिजल्ट भी अलार्मिंग है। और रिजल्ट के अलावा भी मुझे ये इसलिए लगता है क्योंकि जो कंट्री में इस वक्त एनवायरनमेंट है ना हमारी, वो बड़ा हॉस्टाइल पोलराइज हुआ हुआ और पार्टीज बिल्कुल पोजीशनिंग करके बैठी हुई हैं। सो ये बड़ा एक लेंथी सब्जेक्ट है, लोकल बॉडीज आपकी सिलेक्शन और आपका इंटैक्ट होना। अब लोगों की शिकायतें भी होती हैं गवर्नमेंट ऑफ द डे से, तो वैसे ही होती हैं, कोई भी होगा। लेकिन ये बात ठीक है कि देखें, वेस्टर्न डेमोक्रेसी की जिसकी हम एग्जांपल्स देते नहीं सकते, वहाँ पर लोकल बॉडीज ही हैं, वहाँ काउंसिल ही है जो आपको ये फैसिलिटीज देती है। और ऑनेस्टली अगर पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ये बात समझ लें कि जो ये बर्डन अगर वो नीचे ट्रांसफर कर देना, ये पावर या शिफ्ट कर दें अपने नाज़मीन पर और अपने काउंसलर्स पर, तो उनको बहुत अच्छा वक्त मिलेगा लेजिस्लेशन के लिए भी और अपनी पार्टीज को स्ट्रेंथन करने के लिए भी और लोगों से कनेक्टिविटी के लिए भी। क्योंकि मोस्टली आप अपने नाजिम को, काउंसलर को इजीली एक्सेस कर लेते हैं एज कम्पेयर टू MPA। बिल्कुल। और MPA के चमचे आपको पूरा दिन घुमाते रहते हैं, अगर ये चीज ना हो तो पार्टी से आप नाराज हो जाते हैं, समथिंग लाइक दिस। तो ये रिजल्ट जो है ये PTI के लिए कैसा है, PMLN के लिए कैसा है और खासतौर पे पीपल्स पार्टी के लिए कैसा है? I don't think so। खास तौर पे क्यों कहा है? पहले तो आप बताएं। बहुत बड़ा कोई इम्पैक्ट डालेगा। देखें, कैंटोनमेंट के इलेक्शन वी ऑल नो के इनमें इनका इन्फ्लुएंस कितना कोई होता है या कितने को ये ज्यादा जो है वो इसके अंदर अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं आई एम वन ऑफ दोस जीतों के शादियाने तो ऐसे बज रहे हैं कल से, मतलब वो तो लग रहा है कि जनरल इलेक्शन 2023 जीत पोलराइजेशन ऐसी है ना, पॉलिटिकल पार्टीज देखें, PP नून को नहीं एक्सेप्ट कर रही, नून PP को नहीं एक्सेप्ट कर रही, PTI सारों को नहीं एक्सेप्ट कर रही, सारे PTI को नहीं एक्सेप्ट कर रहे, तो इसलिए सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। वरना इट वाज़न्ट अ बिग डील आई गेस, बिकॉज ये रूटीन में आपको पता है ये चीज होती है। और इसके रिजल्ट्स इतने मैटर इसलिए नहीं करेंगे कि कोई इतना, एक तो डिफरेंस इतना बड़ा नहीं है, छोटा है, इसकी वजह से कोई इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं आना। मैं तो बाई इलेक्शंस पे भी कहता हूं, जो हम ऑब्वियसली मीडिया वाले ज्यादा हाइप क्रिएट कर देते हैं, हम तो प्रिंस चार्ल्स और उनकी शादी के लिए भी बड़ा एनवायरनमेंट बना लेते हैं। बाई इलेक्शन भी एक सूबे में एक गवर्नमेंट के लिए तो हो सकता है, फॉर इंस्टेंस एक सूबाई हुकूमत के लिए तो चैलेंज हो सकता है कि यार आपकी गवर्नमेंट है, आप फिर भी इलेक्शन हार गए, या एक पार्टी इस तरह की जो है वो जीत जाए। लेकिन वो फेडरल गवर्नमेंट पे या पूरी पॉलिटिकल पार्टीज पे उतना इंपैक्ट नहीं होता। पीपल्स पार्टी की जो मैं बात कर रहा था खासतौर पर, जो चीज इतनी कम सीटें हैं उनकी, लेकिन जो चीज आपने शुरू में बात की है ना, अगर आज जेन्युइनली लोकल बॉडीज इलेक्शन हो जाए, उससे पता चलेगा कि नेक्स्ट जनरल इलेक्शन का ट्रेंड क्या है। सो इन माय पर्सनल व्यू, अगर आपका हम व्यू ले लें कि अगर वो लोकल बॉडीज इलेक्शन मिसाल के तौर पे अगले महीने हो जाते हैं, तो उसमें आपको सिचुएशन क्या लग रही है? मतलब वैसे इस तरह तो ट्रैक पे आ रहा था, इस तरह आप इधर उधर फिर रहे थे, एग्जैक्ट ऐसा ही रिजल्ट आएगा।
यानी कि पीटीआई वुड बी लीडिंग मोर और लेस। बस देखें आप पावर में भी तो है ना, आप पावर में भी तो है ना, मोर और लेस ऐसा ही रिजल्ट आएगा, थोड़े थोड़े डिफरेंस के ऊपर। और मुझे तो लगता है अगले जनरल इलेक्शन का रिजल्ट भी जो है वो यही है। चलो ये प्रेडिक्शन आ गई है जी, ये प्रेडिक्शन आ गई। ऐसा तुम्हारे सामने तो वैसे कह दिया, एनालाइज कर रहा हूं। हां, मुझे लगता है कि शायद अगला जनरल इलेक्शन भी बस ये थोड़े थोड़े मार्जिन से और थोड़ी थोड़ी सीट से ही होगा, इसी तरह होगा। ठीक है, अच्छा अब आपने कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की जो कि ब्रीफिंग थी बेसिकली फॉरेन ऑफिस की, कश्मीर के हवाले से जो हिंदुस्तान की बर्बरियत चल रही है उसमें मेन आपके वहां पर हाइलाइट्स आपने क्या नोटिस किए कि क्या है जिस पर पाकिस्तान को काम करने की बिफोर आई कमेंट ऑन दैट, मैं जब वो प्रेसर अटेंड करके आया ना, आई थिंक आई वाज द ओनली करंट अफेयर्स एंकर देयर, शायद एक दो और होंगे, दो तीन हम लोग थे, ज्यादा नहीं थे, क्योंकि यूजुअली आपको पता है इस तरह के प्रेसर्स में हमारे रिपोर्टर्स, बीट रिपोर्टर्स ज्यादा जाते हैं, हम 2-3 एंकर्स ही थे गालिबन। लेकिन मैंने जो आप दोनों को बताऊं कि जब वो अटेंड किया प्रेसर, तो मुझे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि देखें एक तो ये नॉर्मल डोजियर नहीं था जिस तरह यूजुअली हमारे यहाँ चलता है, एक दूसरे के खिलाफ हम लगे रहते हैं, लेकिन उसमें 2-3-4 बातें बड़ी अलार्मिंग थी। एक तो ये कि जो इंटरसेप्ट की हैं कॉल्स, उसमें आप लैंग्वेज सुने उनके कमांडिंग ऑफिसर्स की, इंडियन कमांडिंग ऑफिसर्स की, कि जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे, केमिकल वेपन यूज हुआ है। मैं यकीन करें रात को, कल पूरी रात मैं ये सोचता रहा कि आई डोंट नो, मुझसे अगर कोई पूछे कि अभी मैं रात में डिस्टर्ब क्यों, तो मैं अपनी फैमिली को भी नहीं बता सकता था। उन्होंने वो बॉडीज दिखाई, अगर आप लोगों ने देखा हो, अगर लाइव गई थी कंप्लीट, मुझे नहीं पता कितनी केमिकल वेपन्स इंडियंस यूज कर रहे हैं फेक एनकाउंटर्स के लिए, फेक वेपन परचेज, AK-47 परचेज करके, और बाकायदा वो दिखाया जाता है कि जी हमने वेपन रिकवरी की है। अच्छा, इसके साथ उन्होंने ये दिखाया कि एक कोई गोरकन थे, उन्होंने बताया कि कितनी कब्रें जब उन्होंने खोदी हैं तो किस किस तरह की लाशें आती हैं। हाँ, सही है। अल्लाह ताला रहम करे हमारे कश्मीरी बहन भाइयों पर, जो जुल्म वहाँ पर हो रहा है। अब आप ये सोचें कि सारे जो लॉज हैं, रूल्स हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, उसकी वायलेशन कर रही है इंडियन आर्मी वहाँ पे, और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो उनको पता नहीं क्यों इतना स्पेस, कोई बिजनेस इंटरेस्ट है कंट्रीज का, क्या इशू है, जो ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, वो भी खामोश हो जाते हैं। अब वो एक फेक तरीके प्रोसेस से डेलीगेशन लेके गए MEPs का, EU के मेंबर्स का, वहां पर वो अपना एक विजिट करा कर आ गए। लेकिन आप देखें जो चीज़ें इस वक्त पाकिस्तान ने डोजियर प्रिपेयर किया 131 पेजेस का, जिसमें मैंने आपको बताया फेक एनकाउंटर, फेक हाइडआउट्स जो है वो ली जाती हैं इंडियन आर्मी की तरफ से, और बाकायदा वो बात कर रहे हैं कि हमें ये हाइडआउट मिल जाएगी, हमें वो लोग मिल जाएंगे। मसलन वो कुछ लोगों को अरेस्ट करते हैं, हर बंदा तो इतना स्ट्रांग नहीं होता होगा वहाँ जिसकी नर्व्स इतनी स्ट्रांग हो जो रेजिस्ट कर सके, तो वो उनको पैसे दे के फिर बाकायदा उनसे फेक वो करवाते हैं, अटैक्स करवाते हैं उन एरियाज के अंदर। जैसे आपको पता है आप कुछ भी कर सकते हैं आज के दौर में, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इंडियन मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट, ब्रिगेड कमांडर्स की कॉन्वर्सेशन, उनके CEO कमांडिंग ऑफिसर्स की कॉन्वर्सेशन जो है वो जो इंटरसेप्ट किए, वो तो खैर कमाल चीज़ है। अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको देखना चाहे, समझना चाहे, तो इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं होगा। और इंडिया जो वहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है, मेरा ख्याल है शायद दुनिया में जिसके ऊपर पाकिस्तान को मजीद जो है वो आगे बढ़कर दुनिया के सामने ये चीज़ लेकर आनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आदिल साहब, आपका वक्त दिया आपने। वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। अब आपको दो आला पाए के फनकारों से मुलाकात करवाते हैं आपकी। हमारे साथ मौजूद है मानी लियाकत। सबसे पहले उनका तारुफ कराते चलें कि जिन्होंने ये पहले ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं, अदाकार हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, मेज़बान हैं, और ये पहले ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं जिन्होंने के बैफ्टा अवार्ड जीता है। और बैफ्टा अवार्ड इन्होंने जीता है मुस्लिम्स लाइक अस, एक BBC की बड़ी मशहूर सीरीज़ थी, उसके लिए। इसके अलावा सिटीजन खान में भी इन्होंने अपनी फ़नकारी के या अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। इसके अलावा एक और बड़ा जो इनका एजाज़ है वो ये है कि ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के ये विनर हैं, और ये पहले पाकिस्तानी है। वहां पर भी इनसे पूछेंगे कि अब ऐसा क्या करने जा रहे हैं जिसमें कि इनके साथ ये लकब लगा होगा, पहला पाकिस्तानी फलाना फलाना जीतने वाला। इनके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं आज सेट पे, आपको बड़ा खूबसूरत म्यूजिक सुनवाएंगे। आंखों की बीनाई से तो ये महरूम है, लेकिन म्यूजिक की रोशनी से, दिल की रोशनी से ये देखते हैं, और म्यूजिक के जो तार है वो बजाते हैं। लेकिन तारों का जो इनका बजाने का इंस्ट्रूमेंट है वो है कीबोर्ड। हमारे साथ मौजूद हैं हारून करामत साहब, और इन दोनों फनकारों का ताल्लुक जो है वो सियालकोट से है। सो वी आर सेलिब्रेटिंग सियालकोट टुडे। आज दो मुंडे
सियालकोटिया हमारे साथ मौजूद है, इसका मतलब है। अस्सलाम वालेकुम जी हारून साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम मानी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। माशाल्लाह, सॉरी मैं आपसे अच्छा लग रहा हूँ। तो आपको अच्छा लगना भी चाहिए, आप गेस्ट हैं, हमारा तो रोज का काम है, अच्छे लगते हैं हम तो रोज ही। आप तो आ जाएं। नहीं, इतनी शिफा ने मेरी तारीफ की, मेरी माँ ने नहीं कभी की। अच्छा लगा। पहली बात है कि वो तो जानते होंगी ना आपको, जाहिर है ये थोड़ा बहुत ये भी जानती फिर भी तारीफ कर दी। थैंक यू आपका, मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आके। और इनका मुझे कॉल आई आपके कोऑर्डिनेटर की, उन्होंने कहा जी मॉर्निंग शो है। मैं कहा यार रात को रिपीट पे बुला लो, हाँ। सुबह उठना बड़ा मुश्किल है। गुड। अब ये टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए वैसे। ऐसी यार कुछ इस किस्म का होना चाहिए। हारून साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हारून साहब ये बताएं कि आप कीबोर्ड बजाते हैं और 10 बरस पहले आपकी आंखों की बीनाई चली गई थी, थोड़ा सा उसके बारे में बताइएगा। लेकिन ये बताएं पहले कि ये कीबोर्ड से लगाव कैसे हुआ? कीबोर्ड का शौक़ तो म्यूज़िक का शौक़ बचपन से था मैंने, और उसके बाद 2007 में टाइफाइड की वजह से साइड ऑफ हो गई। अच्छा। हाँ जी, और उसके बाद फिर 2011 में म्यूज़िक स्टार्ट किया मैंने, म्यूज़िक क्लासेस स्टार्ट की। तो जब आपने म्यूज़िक क्लासेस स्टार्ट की तो बीनाई आपकी नहीं थी उस वक्त? नहीं थी। और उसके बाद भी आपने ये सीखना फिर कितना मुश्किल था उस वक्त आपके लिए? नहीं, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं हुआ मुझे। और स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल लग रहा था कि कीज़ ढूंढने में थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन ऐसा ऐसा सारी कीज़ हाथ में खुद ही आ गई। क्या बात है, ज़बरदस्त। देखिए ये तो वाकई ये इनके लिए जो है वो क्लैप बनती है। और जो हमारे नाजरीन देख रहे हैं वो भी ज़रा इससे सीख सकते हैं कि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है भाई दुनिया में। बिल्कुल, शौक होना चाहिए आपका, आपको शौक होना चाहिए, लगन होनी चाहिए आपकी उस काम के लिए जो आप करना चाहते हैं। और हारून साहब ये बताएं कि आपका कीबोर्ड अभी ऑन हुआ है या नहीं हुआ? हाँ जी, ऑन है। ऑन है, ठीक है। आप तैयार हैं बजाने के लिए? जी बिल्कुल। बिल्कुल तैयार है बजाने के लिए। आप बजाने के लिए तैयार है मानी साहब? बजाओ बजाओ, ऑर्डर दे दिया। बताएं जी क्या सुनाएंगे सबसे पहले? सॉन्ग है रश के कमर। क्या बात है। आज बल्कि शिफा की आवाज़ बहुत अच्छी मुझे याद है। सर प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, लोग कहेंगे खत्म करो। इनको आपकी आवाज़ का बड़ा जो है ना, एक्चुअली पता नहीं है। हम बताएंगे आपको। क्या एक्चुअली हुआ ये कि मैंने जो अपनी बरतानिया में पहली इंटर्नशिप जिसको कहते हैं, या मतलब जिसको कहते हैं कि एक स्टूडेंट लाइफ में आगाज जो कहते हैं मीडिया से हुआ था, वो मानी लियाकत साहब के साथ किया था। मैं सबसे माफी मांगता हूँ। सही बात है, मुझसे तो ज्यादा। हमने एक हीरा देखे ना तराशा है, और क्या माशाल्लाह। हम न्यूज़ वालों को इससे बेहतर कुछ मिल ही नहीं था सकता। तो प्लीज इसका मैं अलग चेक लूंगा। ये दे दीजिएगा फिर चेक आप। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। तो हारून साहब शुरू करें। जबरदस्त।
वाह वाह भाई वाह, बहुत आला, बहुत आला। ये कैसे आपको सेटिंग्स पता लग जाती हैं, बटन सारे? बस याद करने पड़ते हैं। सब याद हो गए? हाँ नहीं, सब याद हो गया। तो कभी कोई गलत बटन दब गया हो, कोई म्यूजिक गलत, ऐसा हुआ है कभी या नहीं? कभी नहीं? हाँ नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, लेकिन अभी कुछ नोट मिस है क्योंकि ये ऑफ है। सही हो जाता है, ये तो सारे, हमें पता नहीं चला भाई, वो आपको ही पता चला है, वो हम नहीं पहचान सके उसको। अच्छा, एक नोट ऑफ है। हाँ, तो बारीक तो बिल्कुल भी नहीं आप। सही बात है ना, वो तो मुझसे मेरे फोन का पासवर्ड नहीं सही तरह खुलता और आपने पूरा गाना बजा दिया। वाह, बिल्कुल। अच्छा, अब इनका भी ताल्लुक सियालकोट से, आपका भी ताल्लुक सियालकोट से जी। जब हम कॉमेडी की बात करते हैं तो वो तो सारा सिलसिला फैसलाबाद से होता है। बाजी होना सी अपने को लेके आ रहे हैं, रहन दो फैसलाबाद, चट दो। नहीं, देखिए ये ह्यूमर एक ऐसी चीज़ है कि एज आई ऑलवेज से इट्स अ सिक्स्थ सेंस। अल्लाह ने 5 सेंस, ये देखिए अब ये कमाल है। हाँ बिल्कुल, आप इसमें हंस भी सकते हैं लेकिन रश भी कर सकते हैं। वाकई यार ये क्या हो रहा है, यू नो, लेकिन अल्लाह पाक का करम है। तो बस फैमिली का कुछ ऐसा सिलसिला था। 2 चीज़ें मैं समझता हूँ इंसान के बिल्कुल इख्तियार से बाहर हैं। एक आपके जीन्स जो आपको मिलते हैं और जिस माहौल में आप पैदा होते हैं। आप ऐसा ना भी समझे तो ऐसा ही है। माय फादर वाज वेरी विटी एक्चुअली, माशाल्लाह। और मेरे चाचा जो मेरे सपोर्ट भी बड़े करते हैं, आरिफ, वो पूरी फैमिली ऐसी है, बस सर हंसते खेलते। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं हादसाती मरासी हूँ, ख़ानदानी नहीं। हादसाती कैसे? ये क्या हादसा हुआ था? ये ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज वाला हुआ। अच्छा। मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मेरा एक क्लिप भेजा, दे वर लुकिंग फॉर द फनीस्ट एशियन इन यूके। तो उसने कहीं बनाया, उसने भेज दिया, और आई वाज वर्किंग एक्चुअली दैट टाइम। तो उन्होंने मुझे बुला लिया उसके लिए, ऑडिशन के लिए। बल्कि उन्होंने कहा कि आप छोड़िए, हम आपका करेंगे, लेकिन वी वांट यू इन द शो एक्चुअली। अच्छा। तो अल्लाह का बड़ा करम हुआ, 20,000 पीपल अप्लाइड and I was up against 3 Indians, Indian comedians, और फिर माशाल्लाह सियालकोटी ने अपना रंग दिखाया। क्या रंग दिखाया और मेला लूटा भाई, पूरा मेला लूट लिया। बिल्कुल। अच्छा, अब ये जो जुगत करना या कॉमेडी करना जो है, एक तो वो होती है जुगत कि हम देखें ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी को कहूंगा कि मुझ पे जुगत करो, तो वो सबसे पहले सबसे आसान टारगेट देखेगा कि अच्छा इसके सर पे जुगत करनी है। हाँ। या आपको कहेगा यार चलो वजन पे कर लो, माशाल्लाह। हालांकि इसको ये नहीं पता मैंने कितनी मेहनत की है ये बनाने में। बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये जो आसान चीज़ों के अलावा जब आप अच्छी कॉमेडी कर रहे होते हैं, वो क्या होती है, वो कैसे होती है? उसमें देखिए सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, वो बात। और जुगत इस कुछ, आई थिंक देयर इज अ वेरी थिन लाइन, देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस इन बिटवीन। अब आप जिस तरह उर्दू में बात करते हैं, कई दफ़ा आप बड़ी विटी बात कर जाते हैं, ठीक है, जिस तरह चाय, शाय इज़ नॉट अ वर्ड। पानी, शानी इज़ नॉट अ वर्ड। बिल्कुल। लेकिन हम उसके साथ एक अलग वर्ड यूज़ कर लेते हैं। दूसरा, मैं समझता हूँ कॉमेडी की सबसे जो अब एट द मोमेंट लैक कर रही चीज़, इफ़ आई लुक एट माय, हम पाकिस्तान की तरह बात करें, जो मैं समझता हूँ रिस्पॉन्सिव कॉमेडी होती है। अब आपने मुझे कोई बात की और मैंने कहा फ़ौरन, मैंने आपको हल्का सा वो जेस्चर दे दिया, बट दैट्स इट। कैमरे ने हर चीज़ पकड़ लेनी है, बट दैट पॉज इज कॉमेडी। यू विद मी? दैट पॉज इज सेंस ऑफ ह्यूमर। जी सही, चलो चलो बस। बिल्कुल ठीक कहा दो। अब ये कोई बातें नहीं है, लेकिन जब आप ये कन्वर्सेशन में 4-5 दोस्त बैठे होते हैं, वो कहते हैं यार मेरी गल सुनी, हाँ, अब वो हल्का सा जो आता है ना, हम अब समझते हैं कि तेरा मुंह इंज ते मेरा टिड इंज। दैट इज नो इंज है, लेकिन सबको पता है, सारा बचा खाना पड़ता है आपको। और मैनचेस्टर में रह के भी वैसे भी। लेकिन आपका बेस्ट शो, आपका कौन सी ऐसी कोई आपको कोई चीज़ याद हो, कोई ऐसी कॉमेडी की स्टोरी आपने सुनाई हो, किस शख्स के हवाले से थी, किस शो पे थी, और रिस्पॉन्स कैसा था? अच्छा, मेरा मैं एक चीज़ को बड़ा एंजॉय करता हूँ शिफा। आई लाइक माई कॉमेडी इज़ वेरी ऑब्जर्वेशनल। दूसरा, आई लाइक टू प्ले विद द क्राउड। मेरा जो लाइव एक इंटरेक्शन है ना, वो मेरा फेवरेट है। अब मज़े की बात ये कि यू कैन नॉट रिक्रिएट। हाँ, ठीक है ना, कॉमेडी की ठीक है, आपने 4-5 स्टोरियाँ पकड़ी होती हैं, उसको घिसा पिटा आप रिपीट करते हो। लेकिन द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट इज यू प्ले विद द एनर्जी ऑफ द ऑडियंस। वो कमाल है। जिस तरह अमानुल्लाह साहब मरहूम, बिल्कुल क्या बात है, घंटे का शो है, 3 घंटे चल गया, क्योंकि बस आप गर्म हुए हुए हैं और इस तरह आप चला रहे हैं काम। दिलदार परवेज भट्टी साहब थे, बड़ा कमाल, बड़ा बहुत बड़े आर्टिस्ट, बहुत बड़े। हमारे मुनव्वर ज़रीफ साहब थे, वो उनका एक बड़ा मशहूर वाक़या था कि वो स्कूटर पे आ रहे थे और किसी पुलिस ने उनको रोका। उन्होंने कहा ना आगे नहीं जाना, आगे कोई मुसलमानों का कोई जुलूस निकला हुआ है। तो कहते मैं भी मुसलमान हाँ। कहते अच्छा कलमा सुना, कहता क्यों बदल गया।
तो कहने का मतलब है कि दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस, बिल्कुल। अब मैं जब फ्लाइट पे आया हूँ, पीआई की फ्लाइट पे आया हूँ, तो एयर होस्टेस आई हैं, उन्होंने मुझे देखा है कि बेचारा फंसा हुआ है पूरी सीट पे। हाँ। तो उन्होंने मुझे कहा चाय लेंगे सर? मैं कहा जी प्लीज़, अगर आप पिला दें तो बड़ी मेहरबानी। छोटा सा कप आया है। हाँ। मैंने कहा 20 और। उन्होंने जाके कैप्टन को बता दी, ये किस, दिस इज सीरियस बाय द वे सर, वो आपने ये इस तरह क्या कहा है, आपने मिसबिहेव किया। मैंने कहा यार 20 कप मांगे, ये टैंकी तो मैं कांचे पानी, मैं कहा मैं की चाह दी, वैक्सीनेशन कराना है बंदा, चाह दे पूरी तरह। तो फिर ये चीज़ें नेचुरली मेरे साथ होती रहती है। कभी किसी ने माइंड किया हो? करते रहते हैं, तो परवाह कोई नहीं है। ना होता रहा। कहते हैं जी बड़ी सिंपल बात है, अक्ल होवे ते सोचा ही सोचा, अक्ल ना होवे ते मोजे ही मोजे। हम अक्ल वालों में से नहीं है, हम दिल वालों में से। क्या बात है, जबरदस्त, बेहतरीन भाई। तो ये जो हमारे जो हारून साहब जो दिल वाले यहाँ बैठे हुए हैं, हारून साहब हमें कोई मजीद मौसीकी आप क्या सुनाएंगे, कौन सी धुन सुनाएंगे? और मैंने सुना आप गाते भी हैं रैपिंग। रैपिंग? हाँ तो फिर रैपिंग तो हो जाए ना। किसके लिए रखी हुई थी आपने? कैन यू डू गिफ्ट रैपिंग? गिफ्ट रैपिंग वो भी रैपिंग जरूरी है। शिफा के साथ गाओ यार, मैंने इसकी आवाज सुने बहुत देर होगी। वो ज़माना हो गया। चले फिर मैं होकर आता हूँ, इधर उधर से आप लोग फिर करें महफिल अपनी। वैसे में आपने कहीं नहीं जाना। घबरा गए खान साहब ने, बार बार कहा घबराना नहीं है। घबराना नहीं है, बिल्कुल सही बात है। चले जी, तो अरुण साहब हम तैयार हैं आपके लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मुंडा सियालकोटी है ना, और क्या शर्ट पे उनकी भी लंदन लिखा हुआ है, देखें चीजें मिल रही हैं। मैंने आपको सियालकोटी सिखा के जानी है। ये कैसे होती है सियालकोटी पंजाबी में, क्या फर्क है? बात करते हैं ये भी करते हैं, हो जाए। ਵੱਜਦੀ ਬੀਟ ਮੈਂ ਬੀਟ ਪੀ ਕੇ ਘੜੀ ਦੀ ਸੀਟ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਗੀਤ ਉਮੀਦ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਣ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਸੁਣ ਲੋਕੀ ਸਿੱਖਦੇ ਐ ਤੇਰੀ ਰੀਤ ਐ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੀਂਦੇ ਛਟਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਗਲੀ ਗਲੋਚ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਬੋਝ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਸ਼ ਮੈਂ ਕੋਪ ਕਹਿਣ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਚੜਿਆ ਵੇ ਜੋਸ਼ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਜ ਨਬੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਚੁੱਭ ਚੁੱਭ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਚੂਰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਣ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੂਰ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਬੂਏ ਅੱਗੇ ਖੰਗੇ ਨਾਲੇ ਬੋਹਮੀਆਂ ਦੇ ਰਾਦੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ खाली दी नाली घड़ी दे शीशे काले मेरे पीछे लगे 24 घंटे पुलिस वाले घड़ी दे शीशे कीते काले। क्या बात है, वाह 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 वाह। आपने आखिर में क्या कहा? मेरे पीछे लगे पुलिस वाले घड़ी दे शीशे काले। हाँ, घड़ी दे शीशे कीते काले। वाह 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 वाह, जबरदस्त इंस्पिरेशन है यार ये रैपिंग। क्या रैपिंग भी जो है, आप गाने वाने नहीं गाते? मैं बस M to the A to the N to the I, yo ladies wherever I go I steal the show। तो ये जो आपको मलका बरतानिया का आपने जो लगाया हुआ है ये साथ में, ये कोई शो स्टील करने में मिला है या आपने कहीं से स्टील किया है? ये तमगा जुर्रत की वजह से मिला। नहीं, मैंने चोरी किया था वो, माशाल्लाह। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अपने पैसे की है। ये एक ब्रांड है, उसको फॉलो करता हूँ, लेकिन सारे मुझे ये कहते हैं कि यार तुम्हारे से किंग वाली फीलिंग आती है। हाँ, मैं क्या हाँ, मैं वो नहीं उस तरह का हूँ, रॉयल्टी ना, जो वेला बंदा नहीं होता, कहता यार है शहजादा है शहजादा। ये वो शहजादा? हाँ, मैं वो शहजादा हूँ। शहजादे जरा ये तो पढ़ ले वो जो आप कुटी जरा पीछे आके। हाँ, अब आप मेरे से पंजाबी बोलें प्लीज। मैंने पंजाबी नहीं आती ना, ये है पंजाबी है बस इतनी सी। की हाल है तेरा? ठीक है, ठीक ठाक, जबरदस्त। तुसी सुनाओ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਾਲੀ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਇੰਜ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਾਲ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਜਵਾਨੀ ਚ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ये सियालकोट स्टाइल है। हाँ, ये स्टाइल। अच्छा, जरा चेहरे पे जरा सख्त एक ऐसे बस होता है। और जो बाकी जो फैसलाबादी स्टाइल है, अगर वो जरा वीरे बड़ा थोड़ा जेड़ा सॉफ्ट हुंदा वा। तू चाह पीती भी ऐ लगदा है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ पैसे नहीं ਹੈਗੇ, ਮੈਨੂੰ पाउडर ला दूध पवाता। पाउडर ही डाला सी। लेकिन मसला ये है कि ये वाली जो पंजाबी है इसमें तो लग रहा है बड़े उदास अफसुर्दा हैं फैसलाबाद वाले। यार बड़े मीठे लोग हैं, बड़े जबरदस्त लोग हैं। तो ये चेहरे पे मैनचेस्टर आपको पता नहीं फैसलाबादियों से मुझे मरवाना है। नहीं, लेकिन वैसे मैं कह रही हूँ कि ये स्टाइल ही उनका स्टाइल ऐसा
ऐसा हम एक दफ़ा किसी के घर गए फैसलाबाद, तो वहाँ पे ना एक बूढ़ी सी खातून थी, बूढ़ी सी खातून कह दिया मैंने, खातून ठीक है ना, खातून थी भाई, खातून कहाँ बूढ़ी होती है, मेरा टिड मेरी मर्जी आजकल तो चलता रहता है इस तरह। तो वो ना बाहर आई बेचारी, कभी वो प्लेटें रख रही हैं टेबल पे, सारा कुछ उन्होंने सिस्टम किया हुआ है। तो एक स्टेप था बीच में, तो मैं अपने कज़न के साथ था, मैं कि बेटे कुछ ना बोली, फैसलाबादी नहीं छड्डदे, कुछ ना बोली, बिल्कुल नहीं मेहरबानी, इत्थे कोई कमेडियन नहीं हैगा, उत्थे असी गोरियां नूं हसा के आ रहे हैं, बस उतना इनफ है। लो जी चले गए, एक दफ़ा आई माई, दूसरी दफ़ा आई, तीसरी दफ़ा आई, तो कहता है अम्मा जी तुसी बार बार स्टैप उतरदे हो, असी कर देने, कहती पुत तू केड़ा स्कूटर ते आना है। बिल्कुल हर एक के अंदर वहाँ पर जुगत बसी हुई चीज़ में। ओमानुल्लाह साहब की बड़ी मशहूर बात थी, उन्होंने शॉल खरीदनी थी, तो बाजार में गए तो कहते ने यार है शॉला गर्म ने, कहता नहीं कोसियां ने। गुड। अच्छा हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, बात करते हैं इकबाल साहब लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी इकबाल साहब, सर जुगत लगाएंगे या गुफ्तगू सवाल जवाब करेंगे? जी मानी साहब के बहुत बड़े फैन हैं माशाल्लाह, इनसे मुलाकात भी हुई है, बहुत अच्छे और बहुत ही जबरदस्त जो है ना ये आर्टिस्ट हैं, क्या बात, और बहुत ही प्यार करते हैं मुझसे। तो ना सर मोहम्मद इकबाल मेरा नाम है, और इतना प्यार करते हैं, क्या बात है। और सर बहुत ही ग्रेट मैन है सर, बहुत जबरदस्त और बहुत अच्छे इंसान है। जबरदस्त। मानी साहब इसका भी चेक आप अलग से देंगे? जरूर, थैंक यू सो मच। मैंने ऑलरेडी आपको इजी लोड करा दिया है, और बाकी क्या होता है जैस कैश वो भी करा दूँ सारे। शुक्रिया जी प्यार का आपका, थैंक यू सो मच। जबरदस्त, बेहतरीन। हमारे यहाँ पर आपकी मतलब अगर आपसे पूछेंगे आपकी कौन है इंस्पिरेशन कॉमेडी में? इन टर्म्स ऑफ सर मेरी बात अच्छा पाकिस्तानी भी और इंटरनेशनली भी दोनों? मैं दोनों बताऊंगा इंशाल्लाह आपको। वैसे भाई आप जिस तरह कुछ ऐसी चीज़ें हैं उनके बगैर आप एक एक सहारे के बगैर आप नहीं चल सकते ना। मैं समझता हूँ हमारे आर्टिस्ट जितने भी हैं कमेडियंस, उन सब का सहारा अमानुल्लाह खान है। हाँ बस बात खत्म। सबसे बड़ा नाम वही अमानुल्लाह खान साहब मरहूम। बिल्कुल। हम बल्कि मेरे चाचा जिनका मैंने नाम है, उनकी शादी वलीमे पे आए थे, तो मुझे बचपन में 5 साल की उम्र में जुगते पड़ गई हुई उनसे, तो मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में। मैंने उनके साथ परफॉर्म नहीं अनफॉर्चुनेटली कर सका। और जो इंग्लिश में है उसमें अगर आप अमेरिका की साइड पे जाए स्टैंड अप कॉमेडी में, व्हेन आई गॉट सीरियस। अच्छा मज़े की बात है कि जब आप मजाक करते हो तो लोग सीरियस हो जाते हैं, जब आप सीरियस होते हैं तो लोग हंस रहे होते हैं। हाँ। क्योंकि कॉमेडी ये है ना, कॉमेडी इज स्टोरी टेलिंग, स्टैंड अप कॉमेडी इज उसमें डेव शपैल है, वो ही इज़ अ लेजेंड, आई थिंक सो इज़ वन ऑफ द बेस्ट कमेडियंस, और उनको मैं फॉलो करता हूँ। दूसरा जब से आप करना शुरू करते हो तो यू डोंट वांट टू वॉच टू मेनी अदर कमेडियंस एज वेल, ताकि इन्फ्लुएंस ना हो जाए। हाँ जी, सो आई लाइक टू कीप इट वेरी नेचुरल। जबरदस्त, बेहतरीन। ये अगर 2 नाम मेरे ज़हन में यही हैं। हम एक काम करते हैं ना, एक छोटी सी धुन इनसे सुनते हैं, उसके बाद फिर जरा सियालकोटियां दे विच गल करनी। सियालकोटियां दे विच नहीं, चाह ते होर मंगा, चाह मंगाओ जी। डबोन वाले रस नहीं है तेरे को? डबोन दा है जी, कोई बिस्कुट शिस्कुट ब्रेक भी एक हमने लेनी है वैसे, तो तुसी लेकर आओ। चल फिर ब्रेक ले लेते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर हारून साहब की तरफ आएंगे, फिर उसके बाद जी मैं अपने आप को पेश करूंगा मानी साहब की खिदमत में। जी मानी साहब चुकते हो जाए जी। चले बिस्किट नहीं लगता, ताड़ा बजट भी छोटा ही है साढ़े। असली बिस्किट लाओ जी मानी साहब के वास्ते। नाज़रीन ब्रेक के बाद मिलते हैं। तेरे गुन गाना खोया यादां विच तेरी नाले जग तो बेगान, लिखा गीत तेरे लिए जो मेरे सुनता जमाना। मैं छोड़ या तेरी भीड़ न कलम सच बोल देने, लफ्ज़ां च मेरे पल खासरे छोड़ देने, गीत मेरे दिल छुपे राज सारे खोल देने, दुनिया च HP यार मैनू बोल देने। कुड़ियां पिछे मैं सुनिया मुड़े दुनिया सारी, तेरे लिए जट्टू बोले मैं छड़दा हूं कुड़ियां पटानी, तेरे तो बद हुन कोई नहीं झिलनी मैनू दुनिया प्यारी, रब दी रज़ा नाल हुन मैं सदियां तेरे नाल बितानी, जिस दिन दा कीता तेरे नाल प्यार तो मेरी होई तेरी दीवानी, ख्वाबां च मेरे तू ते राजे सुन मेरे दिल दी तू रानी, दिन भी हुन क्या तेरी च मैं पढ़ा लिखा मेरी प्रेम कहानी, रब दे एहसाना थल्ले मैं छुपना रे तू मिल जानी, रब दे एहसाना थल्ले मैं छुपना रे तू मिल जानी।
मेरी याद तेरे बाद राती दवे मेरा साथ जदों लिखदा मैं गीत लिखा सोनिए दी बात दवे मीडिया भी दात नाले यूके वाले रात सारे 12 विच साथ वे कैन न्यू नाइट ना होए तो 12 और ब्लू शॉट वे मेरी पिक्चर कुड़ियां हॉट जिवें ना दिए चौ प्राती करदियां ने कॉल बुलंदा इना नु परेशानी तेरा सुन भाई कॉल लुटांदा तेरे तेवे नोट ये प्यार तेनु मैं करदा दसना करदा एक कोई और वे किन्ने तेरे प्यार चारी झूठे यार तेने छड़े दो छुके आना मेरे ना कदी ना हाथ मेरा तेरे हाथ चो छूटे सोनी आजा मेरे नाल कदी ना हाथ मेरा तेरे हाथ चो छूटे। वाह 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 वाह, क्या बात है। आपका कोई YouTube चैनल वगैरह नहीं है भाई? हाँ जी है YouTube पे। कौन सा है वो, कहाँ है, किधर है वो? हारून। कौन सा? द रैप प्रिंस हारून। द रैप प्रिंस हारून, तो जी जबरदस्त इनका YouTube चैनल जाकर देखिए। प्रिंस द रैप प्रिंस हारून, जबरदस्त यार, शहजादा है तू। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा शहजादे, ये बताएं कि सबसे मुश्किल म्यूजिक किसका है जो बजाने में आपको दुश्वारी होती है, या कोई मुश्किल नहीं है, ये भी बता दें अगर नहीं है तो। नहीं मुश्किल तो होता है उस्ताद नुसरत पटेल का। अच्छा अरशद जंजुआ साहब है हमारे साथ, कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी अरशद साहब बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा मैं लियाकत मानी साहब से कुछ बात करना चाहता हूँ। एक तो इनको हम पाकिस्तान में वेलकम करते हैं, एक्सेंट बहुत अच्छा है इनका, खास तौर पे अभी इन्होंने जब सियालकोटी लोगों का एक्सेंट अपनाया। एक मालूम का ये करना चाहता हूँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड इनके जानना चाहता हूँ। शनाख्ती कार्ड दिखाएं सर इनको। चैनल में इनको देखा था, ये गालिबन यूके से बिलोंग करते हैं, यूके से आए हुए हैं। तो मानी साहब तो आपसे अगर मिलना हो, आपसे पाकिस्तान में किसी, हम ये चाहते हैं चैनल के साथ साथ आपको किसी तकरीब में भी बुलाएं, तो आपसे क्या तरीका है मिलने का, और कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड अपने बारे में। ठीक है सर, उनके मैनेजर से बात कीजिएगा, वो अपना कमीशन तय करके, उवैस नाम है उसके मैनेजर का, ये बात करके। लंबे बाल हैं उसके। हाँ लंबे लंबे बाल वो जो पैसे आएंगे उससे बाल लगवा लेंगे। सर फैन है आपके, आपको बुलाना चाहते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम आपका। मैं अभी यूके से पाकिस्तान में हूँ, लाहौर में हूँ। बैकग्राउंड सियालकोट दीपू वाली गली पायनियर स्पोर्ट्स, मेरे वाले साहब का एक ब्रांड था पायनियर स्पोर्ट्स। तो बल्कि आपके जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं अब आई के, वो हमारे मेरे वाले साहब के बेसिकली ब्रांड एम्बेसडर थे पहले। वाह वाह वाह, आई एम टॉकिंग अबाउट वो बल्ले, ये वो बल्ला है जो आज नून लीग भुगत रही है, ये ताड़ा बल्ला ने। तो सियासत तो बाहर ही रखो हमारे बहुत ज्यादा करीब है। अच्छा हाँ वाकई वो आप लोगों के करीब है, लेकिन बल्ला दरअसल वही है जो आज हमारी जो अपोजिशन है, ये तो है, चिकन भुगत रही है, आप लोगों का बल्ला। और वो इसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम है, और मानी लियाकत के नाम से फेसबुक है, और YouTube है। आप इंशाल्लाह मैसेज करेंगे तो जरूर आपसे बात करेंगे। बाकी हमारी टीम से आप रब्ता कर लें, हम फिर जो है वो सारी जोड़ तोड़, वैस भाई हैं, शिफा हैं, साजबाज कर लेंगे हम। ये माशाल्लाह इन्होंने मेरे पैसे भी देने हैं, तो इकट्ठे ले लेंगे मिलकर कर लेंगे। आपके पास जी जो वक्त है बचा कुचा हमारे प्रोग्राम का, खैर करे, मैंने ऐसी कोई जानलेवा बीमारी इसीलिए मैंने कहा था, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਐਵੇਂ ਡਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਪਾਸ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਂਗਲ ਲਗਾਣਾ ਉੱਥੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ। तो डॉक्टर साहब पूरे जिस्म का एक्सरे कर लेंगे ने, बाद पता लगता है उंगल टूटी हुई है तो असल जी दर्द है वो फड़ी नहीं होने। जबरदस्त, लेकिन वो ऐसा है कि मुझे बड़ा अच्छा लगा, और शिफा से तो बड़ी, मेरी अम्मी इनकी बहुत फ़ैन है, और आपकी बहुत फ़ैन है, हालांकि बड़ा समझाया उनको। हाँ लेकिन बस फिर वालिदैन तो वालिदैन होते हैं, एक उम्र में आते ना डिमेंशिया होना शुरू हो जाता है अल्लाह रहम करे। उसके अलावा सर देयर आर सम पीपल आई रियली वांट टू थैंक, ज़रूर इफ़ यू डोंट माइंड। कॉमेडी तो हम हर जगह करते हैं, इंशाल्लाह करेंगे भी आगे। आई वांट टू थैंक माय फैमिली फॉर सपोर्टिंग मी, बिकॉज जिस फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ दे वर वेरी कंजर्वेटिव। उनके लिए बड़ा मुश्किल था इस चीज़ को हज़म करना कि साड़ा बच्चा हूँ वेला चुकेगा जाके, हालांकि ऐसा नहीं था। आई स्टार्टेड फ्रॉम थिएटर, जिस तरह अभी हमारी ब्रेक में बात हो रही थी, और ये खुदारा अपने बच्चों को कभी भी ये फोर्स ना करें, क्योंकि ये सिर्फ गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है। आप 4 किताबें पढ़ के इंजीनियर बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे, कॉमेडियन नहीं बन सकते। तो इसका मतलब ये जी जी क्या आपने 2 घड़ियां पहनी हुई? नहीं घड़ी है कि अच्छा ओके। अच्छा शिफा के लिए चाय लाओ 2 टी बैग वाली तवीज कहती हम इतनी अच्छी पढ़ी लिखी बात कर रहे थे, ऐसा लगा अब आप करें इतनी पढ़ी लिखी बात कर रहे थे, बर्दाश्त नहीं हुई ना। अब मैं ऐसे बात करूंगा आपसे, अब मैं ये कहूँ जो बंदा जो है वो पढ़ी लिखी बात करता है, बर्दाश्त नहीं होता लोगों से। उन्हें कहेगी केचप लाई जरा बन ला लेगी, नहीं है ऐसा। इसके अलावा मेरी फैमिली जो यहाँ पे, मैं मेरे चोई साहब है बड़े अच्छे दोस्त, उनका शुक्रिया, उनकी फैमिली का, मेरे चाचा का,
और पाकिस्तानियों का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है, बड़ा प्यार मिला। और खुदारा प्लीज़ आर्टिस्ट को आर्टिस्ट वाली इज्जत दो प्लीज। हम लोग सिर्फ इज्जत के भूखे होते हैं, ठीक है ना। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, कहा सुना माफ, लेकिन और चेक पे रख के इज्जत दो तो और अच्छी लगती है। बहुत ही अच्छी। हाय हाय मौला खुश रखे। इधर रखे हैं मौला खुश रखे, मौला खुश रखे। ऐसे नहीं है, जहाँ हमने सीखते हैं मौला खुश रखे, मौला खुश रखे, मौला खुश रखे। लो जी अभी सारे खानदान का बेहतरीन है। पागल ये एक्चुअली थोड़ा बहुत खानदान से इसलिए मिलते हैं कि ये पढ़ के आए हैं। अच्छा, थिएटर, ये थिएटर वाले हैं हजरत। नहीं जबरदस्त। आपसे जरूर। अब आपने कब आना है मैनचेस्टर, मुझे बताएं। मैंने आपसे करवा देना कुछ। बस मैंने सुना है वहाँ के क्या करवा देना है? पहले मैं थिएटर साफ करवाऊंगा ना, नहीं इनसे एक्टिंग करवाएंगे माशाल्लाह। और क्या? तो मैंने सुना है वहाँ के वीजे बड़े अच्छे होते हैं। हाँ, मिलते तो जरा मुश्किल से, मिलते जरा मुश्किल से। देखिए बड़ी सिंपल बात है, खुशबू को फैलने का शौक है मगर, खुशबू को फैलने का शौक है मगर मुमकिन नहीं हवा से रिश्ते जोड़ा बिना। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मानी लियाकत साहब, आपने वक्त दिया। एक सेकंड जा किधर है, हौसला करें। देखिए इन्होंने सारे, जब से मैं और अवैध प्रोग्राम साथ कर रहे हैं ना, तब से इन्होंने मेरी गायकी का मजाक उड़ा के बस इन्होंने ना हदें पार कर दी। तो अभी वो आपका, मैंने जो नाजरीन को बताया था कि मेरी इंटर्नशिप का आगाज मानी के साथ हुआ था बरतानिया में, वहां पर हमने एक छोटा सा प्रोग्राम भी प्रोड्यूस किया। उस प्रोग्राम में वो होस्ट करते थे, हम जो थे उनके साथ को होस्टिंग की पोजीशन में बैठे हुए थे। तो वहां पे पहले से बीमारी पहले से लगी हुई है, इसका इलाज आज तक मुमकिन ना हो पाया है। कोई वैक्सीन आ जाए तो हम कुछ करेंगे इसका। लेकिन वहां पर मानी ने गाना गवाया मुझसे, तो वो क्लिप जो है तैयार है, अवैध को भी जरा क्लिप निकलवाया हमने टीम से। हारून साहब आपका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, आपने वक्त दिया और जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं जबरदस्त जी, लगे रहो वाकई। और ब्रेक पर जाने से पहले ये जो क्लिप है देखते हैं, नाज़रीन को भी दिखाते हैं, अवैध को खास तौर पे दिखाते हैं। आप देखें ना देखें, अवैध देख लें। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, जबरदस्त। पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए। वेलकम बैक। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। मियाँ और बीवी का जो रिश्ता होता है, ये जो फैमिली का एक जो बंधन होता है, जो एक रिलेशनशिप होता है, क्या ये अच्छा रिलेशनशिप हो सकता है या सिर्फ एक वहम है, और कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है, इसी हवाले से हमने बात करनी है। आपकी फ़ोन कॉल्स भी लेंगे। हमारे साथ कासिम अली शाह साहब मौजूद हैं, ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और स्कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम कासिम साहब। जी वालेकुम सलाम साहब। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जो जुमले से मैंने आगाज़ किया था कि ये जो रिश्ता है ये अच्छा भी हो सकता है या ये लोगों का वहम है। अच्छा देखिए, ये रिश्ता जो या ये हमेशा बुरा होता है, अच्छा नहीं हो सकता, या ये लोगों का वहम है। अब ये दो एंगल आ गए आपके पास। अच्छा या बुरा होना, पहले बड़ी बुनियाद में हमें ये समझ लेना चाहिए कि एक अच्छे रिश्ते की निशानियां क्या हैं। यानी हमारे पास जो हमें सुन रही है ऑडियंस सारी, अगर किसी ने घर बैठे ये खुद से समझना है, मियाँ बीवी ने या किसी एक लाइफ पार्टनर ने, किसी ने एक बंदे ने समझना है कि मेरा रिश्ता अच्छा है या बुरा है, तो अभी तक में जो मैंने पढ़ा, मैंने समझा 5-6 चीजें ऐसी हैं जिनसे मेजर किया जा सकता है। जैसे आप बुखार मेजर करते हैं थर्मोमीटर से, बिल्कुल सही है। और आपने मेजरमेंट करनी है तो आपके पास टूल्स हैं, आपने मापना है, उसके टूल्स हैं। अपने रिश्ते को जांचने के, समझने के, परखने के 5-6 पैमाने। पहला पैमाना ये है कि आप देखिए आप दोनों की कम्युनिकेशन कितनी अच्छी है। कम्युनिकेशन का मतलब बात करना और बात सुनना नहीं होता। कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप बात ना भी करें तो फिर भी कम्युनिकेट होती है। किसी के दर्द को, किसी की खुशी को समझ सकते हैं। क्या किसी के कहने, अगर डिमांड और कहने पे ही समझ आती है तो ये बड़ी, समझ लीजिए, कमजोर रिश्ते की निशानी। अच्छा रिश्ता एक अच्छी कम्युनिकेशन को बिल्ड करता है। आप देखें दो लोगों का अगर एक अफेयर शुरू होता है, जो बड़ा यानी शादी से पहले का, आंखों आंखों में बात हो जाती है सारी, दो लोगों की कम्युनिकेशन बिल्ट होती है। दो लोगों की ऐसी कम्युनिकेशन बिल्ट होती है जो दो को समझ आ रही होती है कि मेरा कोई कनेक्शन है, और उसकी हम क्या क्या तोजीहात और क्या क्या वजाहतें और क्या क्या शानदार रोमांटिक किस्म की एक्सप्लेनेशन पेश करते हैं कि हम सोलमेट हैं, हमारा कनेक्शन अजल से था, अबद तक रहेगा, और मुझे लगा कि पहले से मैं तुम्हें जानता हूं, जानती हूं। ये कम्युनिकेशन है। आपकी शादी होने के बाद आपकी कम्युनिकेशन की क्वालिटी कितनी है, इसलिए
इस कम्युनिकेशन के लिए एक दूसरे को वक्त देना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, नॉन वर्बल को भी समझना चाहिए, वर्बल को भी समझना चाहिए। सही, ये तो पहली चीज हो गई। नंबर 2 क्या है? पहली चीज। दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है वो है कि आप में टॉलरेंस और फॉरगिवनेस कितनी है। आप माफ उसको करते हैं जिससे रिश्ता बचाना चाहते हैं, जिससे रिश्ते को संवारना चाहते हैं, जिसको साथ लेके चलना चाहते हैं। देखिए एक बड़ा बुनियादी कोटेशन बड़ी फेमस है हज़रत अली करम वजह की। आप फरमाते हैं कि अगर दोस्त बनाए तो कब्रिस्तान बना लो और उसमें उसकी खामियों को दफन कर दो। यानी दोस्त बनाए, लेकिन मियां बीवी का रिश्ता जो कि बहुत ही ऊपर रिश्ता है, जिसपे पूरा समाज खड़ा होता है, जिससे घराना जन्म लेता है, जिससे बच्चों की परवरिश होती है, जिससे माहौल घर का बनता है, उसमें फॉरगिवनेस, टॉलरेंस बहुत जरूरी है। अगर आप माफ नहीं कर सकते, दरगुजर नहीं कर सकते, आपका रिश्ता अच्छा नहीं हो। ये दो तरफा है, एक नहीं है, ये दोनों की तरफ से है कि किसी की नोयत को, किसी की सिचुएशन को समझ के दरगुजर करना, माफ करना, मिट्टी डालना, आगे चलना। यानी ईगो खत्म कर दे इस रिश्ते में। हाँ जी, अगर दूर जाना हो, अगर साथ चलना हो तो झगड़ा कैसा, और साथ ना चलना हो तो फिर भी झगड़ा कैसा, फिर तो जान छुड़ा लेनी चाहिए। तो आपके रिश्ते में फॉरगिवनेस कितनी है? आप माफी देना एक कमाल की खूबी है। माफ करना, माफी मांग लेना, ये कमाल की खूबी है। और मैं ये भी गुजारिश करूंगा जो हमें ऑडियंस सुन रही है, वो अपना रिश्ता आज से अच्छा भी कर सकती है। वो माफी मांगे, वो माजरत करे, इससे छोटा नहीं हो जाता। अपने के सामने क्या छोटा होगा? आप जब बंदा बचाना चाहते हैं, आप बहस जीत जाते हैं, बंदा हार जाते हैं, बेहतर है बंदा बचा लें। बिल्कुल सही, बहस हार जाए, बिल्कुल। फर्जी ख्याल को, आप फर्जी ख्याल को बचा रहे हैं कि जी मैं जीत गया। भाई क्या जीते अगर आप अपना हार गए? तो कमाल ये, हार जाए, अपने को बचा लें आप। तो फॉरगिवनेस, टॉलरेंस बड़ी जरूरी है। नंबर 3, अच्छा अवैध साहब जब निकाह होता है ना, तो मौलवी साहब अगर थोड़ी सी तशरीह करें तो वो कहेंगे फलां बिनते फलां खूबियों खामियों के साथ कबूल है। असल में हम वो जो सुन रहे होते हैं उसको हमें होता है कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। बिल्कुल। अगर देखा जाए तो एक शख्स, दुनिया का हर शख्स, आप भी, मैं भी, हमें सुनने वाले भी, सब खूबियों और खामियों का मजमू है। कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी मुकम्मल नहीं है, कोई भी उसमें हर चीज पूरी नहीं है। कुछ अच्छा है और कुछ बुरा है, ऐसा ही है। अच्छा होता ये है, एक सेंसिबल बंदा जिसने लाइफ को कमांड किया होता है, ग्रिप किया होता है, वो मैनेज कर लेता है, अपनी खामियों को मैनेज करना सीखता है, अपनी जिंदगी के चैलेंज को मैनेज करना सीखता है। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके पास एक्सेप्टेंस है, कबूल करते हैं, अपने एक्सपेक्ट सारी की सारी जो कबूलियत है, कबूल है कहा है, उस बंदे को खूबियों खामियों के साथ कबूल किया। ऐसा होता है कबूलियत के वक्त हमें सारी खूबियां नजर आ रही होती, और बाद में हम वो सारी खामियों को देखते हैं कि ये तो नहाता भी नहीं है, ये तो 3-3 दिन जो है वो जुराबे नहीं चेंज करता, या ये तो रात को सोते हुए टांगे मारता है। आप कभी कभी मियां बीवी के काउंसलिंग केस में आप सर पकड़ लेंगे, खुदा की पनाह, कि किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। अच्छा, अब इसमें ज़ाहिर है कोई इंटर्नशिप भी तो नहीं होती ना कि पहले पता लग जाए कि क्या मामला है। ये तो मामला ये है कि आज से शुरू हुआ है। ठीक है, ये हो गया फॉरगिवनेस के साथ कबूल करना तीसरी चीज है। चौथी चीज जो है, अगर आपके म्यूचुअल गोल्स नहीं है, आप एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, लाजिम नहीं प्रोफेशन एक हो, लेकिन कुछ गोल्स, मसलन म्यूचुअल गोल्स में क्या है, यार हमने अपने बच्चों को सेटल करवाना। म्यूचुअल गोल क्या है, हमने एक अच्छा घराना, इस घर का माहौल हमने अच्छा रखना है। म्यूचुअल गोल क्या है, हमने एक दूसरे को सपोर्ट करना है उनके कामों में, हमने पर्सनल ग्रोथ में, पर्सनल डेवलपमेंट में, मेंटल हेल्थ में, पीसफुल माइंड रखने में एक दूसरे को सपोर्ट करना है, और हमने एक दूसरे के कामों में भी सपोर्ट करना है। ये जो म्यूचुअल गोल्स हैं, ये अगर हैं तो फिर कमाल की एक चीज है जी। पांचवी चीज, और अगर इस गोल में एक बात का मैं इजाफा करूं कि अगर वो दोनों मियाँ बीवी जो हैं, ज़ाहिर है ये जो रिश्ता होता है, जब आप एक दूसरे को कबूल है कहते हैं, तो ये हमारे दीन की उसके अंदर एक बड़ी अहम बुनियाद होती है। तो वो गोल ये भी हो सकता है कि हमने एक दूसरे को जन्नत में लेकर जाना है। बजा मेरा मानना है, जिसकी इस अज़वाजी जिंदगी में जन्नत वाली फील नहीं, वो जन्नत में क्या जाएगा। जिंदगी को जन्नत बनाना है और फिर जन्नत में लेकर जाना है। फ्लेवर तो चखा हो ना अपने जिंदगी में कि जो अमल है। अब देखिए इसमें क्या क्या कमाल किस्म की अहादीस मिलती हैं, जिसको फिर हम उतना कोट नहीं करते। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया कि अच्छी बीवी वो है जिस पे निगाह पड़े, मर्द का दिल खुश हो जाए, राजी हो जाए, मुतमईन हो जाए। यानी वो कब होगा, जब पता है सपोर्टिव है, जब पता है कि वो साथ खड़ी होने वाली है, वो पता है कि वो कमाल की एक वुमेन है, एम्पावर करती है। अच्छा, नेक्स्ट जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इस रिलेशन को 100 मीटर रेस की तरह नहीं लेना चाहिए। ये एक मैराथन है, ये एक लंबा रास्ता है।
जिसमें मुश्किल हालात आते हैं, जिसमें क्राइसिस आते हैं, जिसमें बच्चे पैदा होते हैं, जिसमें मुआशी तंगियां आती हैं, जिसमें क्रिटिसिज्म आता है, जिसमें चैलेंज आते हैं, जिसमें इख्तलाफ हो जाता है, जिसमें सुलह हो जाती है। तो मैराथन की अगर फील है, आपको पता है कि लंबा रास्ता है जिसमें साथ चलना है, तो फिर तो ये रिश्ता बड़ा अच्छा रहता है। लेकिन अगर आप जजमेंटल हैं, आप हर वक्त मापते तोलते रहते हैं, याद रखिए रिश्ते आप जो बनते हैं वो दिमाग से नहीं बनते, दिल से बनते हैं। जब दिमाग डालेंगे, अब दिमाग क्या है, कैलकुलेशंस, मैंने इतना खर्चा, मैंने ये किया, मेरे बाप ने ये दिया, मैंने इस टाइम पे ये करके दिया, ये जब कैलकुलेशंस डालेंगे रिश्ते का सत्यानाश हो जाएगा। रिश्ते को मैराथन और दिल के साथ लेना चाहिए, ये चलता रहता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आखिरी, वो है किसी की सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना। एक पहली कम्युनिकेशन थी और लास्ट पे मैंने अंडरस्टैंडिंग को रखा है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि आप अंडरस्टैंड करें किसी नोयत को, किसी सिचुएशन को, किसी के चैलेंज को। लाइफ एक सी नहीं रहती, जिंदगी के दिन बदलते रहते हैं, इसके चैलेंज बदलते रहते हैं, इसकी सिचुएशंस बदलती रहती हैं। तो आप जिंदगी की मुख्तलिफ सिचुएशंस को समझें और समझने के बाद लेकर चलें कि आज की मेरी सिचुएशंस क्या हैं और कल की सिचुएशंस क्या हैं, और मेरी इन सिचुएशंस को भी समझा जाए और सामने वाले की सिचुएशंस को भी समझा जाए। इससे रिश्ता आपका अच्छा होगा। जी, जो हम जो अंग्रेजी फिल्मों में देखते हैं ना, जब शादी हो रही होती है तो वो कहते हैं टिल डेथ डू अस पार्ट। तो ये जो टिल डेथ वाला मामला है, ये इन्हीं 6 रूल्स की बुनियाद पर ही चल सकता है, वरना तो ये बहुत पहले ही हम एक दूसरे से निमट कर फारिग होकर अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला कर चुके हों। मैं सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे कासिम शाह साहब कि इसके अंदर इस चीज़ की कितनी इन्वॉल्वमेंट है कि जो रिश्ता है वो आप दोनों ने ही आगे लेकर चलना है और उसके अंदर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस ना हो। ये बड़ा अहम सवाल है। प्रॉब्लम ये होती है सर कि हमने खुद स्पेस क्रिएट की होती है। बेगम को पता ही नहीं लग रहा होता कि उसने कैसी स्पेस क्रिएट की हुई है जिससे खामद का एक्स्ट्रा मैरिटल शुरू हो गया, बड़ी माफी के साथ। बंदे को पता ही नहीं है इस बात का कि उसने एक स्पेस क्रिएट की है, और मोहतरमा जो है वो किसी अपने रिलेटिव के साथ या अपने मतलब खूनी रिश्ते के साथ वो शेयरिंग करती है जो शेयरिंग उसके साथ नहीं, खामद के साथ करनी चाहिए। या हम गुड लिस्नर नहीं होते, हमें सुनने की आदत नहीं होती, हमें समझने की आदत नहीं होती, हमें एक दूसरे को तहम्मुल से बिठा के उसको समझना, उसको सुनना, ये बिल्कुल आदत नहीं होती। और ये ना ये ट्रेनिंग दी जाती है, हमें कोई ट्रेनिंग नहीं मिलती। देखें, बेड शेयर करके बच्चे पैदा कर देना ये रिश्ता नहीं है। रिश्ता है कि एक दूसरे की सपोर्ट है, रिश्ता है कि पूरा एतमाद है कि मेरा घर सुकून का बायस है। रिश्ते का मतलब ये है कि आपको पता है घर में एक ऐसी फिजा है जिसमें जाके मैं सिक्योर फील करता हूँ। बेगम को पता हो कि मेरा खामद इतना मजबूत इंसान है कि मेरी प्रोटेक्शन है, मुझे शेल्टर मिला इससे, ये इसने मुझे मजबूत किया, इसने मुझे कमजोर नहीं किया, ये मेरे साथ खड़ा हो जाता है मेरे मुश्किल वक्त में। तो आप स्पेस क्यों क्रिएट करें जिससे कोई एक्सटर्नल फैक्टर आए और वो इन्फ्लुएंस करे, क्योंकि जब भी स्पेस क्रिएट होगी रिश्ता खराब होगा। आप हमेशा पहले दिन से कमिटमेंट होना चाहिए, हमने वो स्पेस नहीं बनने देनी, हमने बंद कमरे में बैठ के बात करनी, इवन के बच्चों को भी इंटरफेयर नहीं करने देना चाहिए। बच्चे भी पता नहीं लगता कि बच्चे भी इतनी स्पेस ले जाते हैं कि मियां बीवी का अपना रिश्ता खराब हो जाता है। दुरुस्त, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कासिम अली शाह साहब, वक्त दिया आपने, और वाकई बड़ी अहम बात थी कि ये चूँकि ये रिश्ता ऐसा है कि इसी से पूरे माशरे की बुनियाद बनती है, तो इस रिश्ते के हवाले से हमें ज़रा सोचना चाहिए, समझना चाहिए, अपने आप को तैयार करना चाहिए और फिर इस इश्क के दरिया में कूदना चाहिए। बिल्कुल। और अगला जो टॉपिक है वो भी मुझे हमारी कॉन्वर्सेशन से मिल गया है। कासिम अली शाह साहब ने कहा कि बीवी को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि शौहर बाहर जाए। तो अब वो जो है, जब शौहर बाहर चले जाते हैं तो उसमें किस किस किस्म के अवामिल शामिल होते हैं? बीवी की कोताहियां ज्यादा होती हैं या शौहर के अपने किरदार की कोताहियां ज्यादा होती हैं? ये हम कासिम अली शाह साहब के साथ अगले सेशन में इस पर डिस्कशन करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए नाजरीन, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।